नमस्कार। आप सभी को भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन माध्यम से संचालित स्वयं पोर्टल पर भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो सीईसी यूजीसी के अंतर्गत चलाया जा रहा है तथा पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कार्यशालाओं की श्रृंखला में आज 23वें राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ अलक आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग जो कार्यशाला कर रहे हैं यह हम लोगों का 23वां राष्ट्रीय कार्यशाला है जिसका विषय है तकनीकी युग में भारतीय भाषाएं एक वैश्विक परिदृश्य। और इस पटल का सौभाग्य है कि आज इस पटल पर अतिथि वक्ता के रूप में प्रोफेसर वीरपाल सिंह यादव, आप आचार्य एवं अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप हमसे आभासी मन से जुड़े हैं सर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में हमारे भाषा प्रौद्योगिकी परिवार के मुखिया जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में लगातार भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत तमाम गतिविधियों के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है तथा आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला के अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, अध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सर। मैं आगे बढ़ूं, जैसा कि अध्यक्ष महोदय का निर्देश है मेरे लिए कि हमारे साथ कई विद्वान जुड़े हैं। मैं सभी विद्वानों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर कृष्णा आर्या महोदया से कि आप अपने चंद पंक्तियों से आज इस कार्यशाला की औपचारिक शुरुआत करें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बेहतरीन कुछ पंक्तियां आप हमेशा इस पटल पर रखती आई हैं, उनमें से कुछ पंक्तियां आप इस पटल पर रखें ताकि हम इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। सभी को सादर प्रणाम। और जैसे कि हमारे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है तो एक गीत गाया जाता है जिसे देवताओं का गीत कहा जाता है। मैं अपने क्षेत्र के इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक गीत के साथ आपको समक्ष ये पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। राम लक्ष्मण दोनों भाई, दोनों बन खंड जाए, जी कोई राम मिले भगवान। राम लक्ष्मण दोनों भाई, दोनों बन खंड जाए, जी कोई राम मिले भगवान। एक बन चाला, दो बन चाला, तीन बन लगे आई प्यास, जी कोई राम मिले भगवान। छोटा छोटा बालक गौ चरावे, गोट पानी प्याए, जी कोई राम मिले भगवान। ना और कुआ, ना और जोहरा, ना और समद तलाव, जी कोई राम मिले भगवान। हर का घर से उठे बदरिया, बरसे मोसर धार, जी कोई राम मिले भगवान। भर गया कोआ, भर गया जोहरा, भर गया समद तलाव, जी कोई राम मिले भगवान। किसका शोधम बालक कहियो, कौन तुम्हारी माय, जी कोई राम मिले भगवान। पिता अपने का नाम न जाना, सीता मारी माय, जी कोई राम मिले भगवान। चलो रे लड़का घर अपने, हम देखा थारी माय, जी कोई राम मिले भगवान। खड़ी खड़ी सीता के सुखावे, हरा रूख के छावे, जी कोई राम मिले भगवान। चलो हे माता
सिर अपने न बाहर खड़े भगवान जी, कोई राम मिले भगवान, ऐसा पति का मुख ना देखो, जीवती न जियो बनवास जी, कोई राम मिले भगवान, फट गई धरती समा गई सीता, खड़ा लखव श्री राम जी, कोई राम मिले भगवान, सीता समावती का चुटेला पकड़ा, बन गए हरे हरे डाब जी, कोई राम मिले भगवान, जिस धरती पर घास उगेगी चले राम तेरी गाय जी, कोई राम मिल भगवान, इस गाया पे हो देखो पीवे राम तेरी गाय जी, कोई राम मिले भगवान, इस गाया के राख बनेगी, आए बबुआ उड़ जाए जी, कोई राम मिले भगवान जी, कोई राम मिले भगवान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार महोदया। वास्तव में आप लोकगीत के माध्यम से प्रभु की आराधना से इस पटल को मंत्रमुग्ध कर दिया और शुरुआत एक बहुत अच्छी हुई है। बहुत बहुत आभार आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ इस भाषा प्रौद्योगिकी परिवार के एक वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अंशुल दुबे, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, तिलक महाविद्यालय कानपुर जी भी जुड़े हुए हैं, जो आज इस कार्यक्रम से के संचालक हैं। सर, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम की बागडोर सर के हाथों दूं, उसके पहले कुछ संक्षिप्त टिप्पणी में रखना चाहूंगा। चूंकि आज इस पटल से काफी कई अध्येता भी जुड़े हुए हैं और आप सभी को पता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो वर्ष 2025 जनवरी सत्र के लिए चल रहा है, उसकी जो अंतिम परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अर्थात एनटीए द्वारा ली जाएगी और आगामी 18 मई 2025 को वो परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर अर्थात ऑल इंडिया लेवल पर वो आयोजित की जाएगी। जो परीक्षा का समय है वह सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी और इस संबंध में जितने भी अध्येता जिन्होंने एनटीए पोर्टल पर अपने परीक्षा फॉर्म भरे थे, उनका जो प्रवेश पत्र है, हॉल टिकट है, उसको जारी कर दिया गया है और उम्मीद मैं करता हूं कि आप सभी लोग एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से आप लोग अपने एडमिट कार्ड या हॉल टिकट को डाउनलोड कर लिए होंगे, जो बहुत जरूरी है और उसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। हमारे जो तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, उसके माध्यम से हमने आप लोगों को सूचित किया था कि आप लोगों को क्या क्या करना है, परीक्षा के दौरान किन चीजों को ले जाना जरूरी है। साथ ही परीक्षा के दौरान आप लोगों को पता है, मैं एक बार पुनः संक्षेप में रखना चाहूंगा कि यह परीक्षा 3 घंटे की होगी और हालांकि एनटीए जो हॉल टिकट जारी करता है और उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं वह एक सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो तमाम तरह की परीक्षाओं के लिए बराबर रूप से जारी किए जाते हैं। लेकिन जो भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय जो पाठ्यक्रम है वह केवल एक भाग में अर्थात एक पार्ट में आयोजित किया जाएगा और इस दौरान कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प आप लोगों को दिए रहेंगे और उसमें से सबसे उचित जो उत्तर रहेगा उस पर आप लोगों को कंप्यूटर पे ही क्लिक करना है। 4 बॉक्स रहेंगे, उसमें से आपको उचित विकल्प पर आप लोगों को माउस के माध्यम से क्लिक करना है। इसी प्रकार से 50 प्रश्न आप लोगों को अटेंड करने हैं। आप लोगों को समय काफी दिया गया है, साथ ही इसमें कोई नकारात्मक निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग पूरे प्रश्न आराम से अटेंड कर सकते हैं। बाकी जो इस मामले में जो और जानकारियां हैं या अध्येताओं के जो और जिज्ञासाएं रहेंगी, हम इस कार्यशाला के बाद जब हमारे अतिथि वक्ता महोदय का वक्तव्य हो जाएगा उसके बाद हम लोग आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। तो अब मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला के संचालक डॉक्टर अंशुल दुबे महोदय से। सर, आगे का कार्यक्रम आप संचालित करें। सर, स्वागत है सर। धन्यवाद उमेश जी, मुझे ये अवसर देने के लिए। निश्चित रूप से मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल युग में कैसे भाषा को आगे ले जाया जाए, भाषा को प्रौद्योगिकी से कैसे जोड़ा जाए
भारतीय भाषाओं जिनके ऊपर टिप्पणी की जाती है कि अब प्रासंगिक होती जा रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर में पिछड़ रही हैं, उनको लेकर के बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जिससे हम एक नवीनता नवाचार की दृष्टि को यहाँ पाते हैं। ऐसे कार्यक्रम से जुड़ करके निश्चित रूप से मैं अपने आप को अभिभूत मानता हूँ। सीधे आज इस कार्यक्रम जो रखा गया है, आज की कार्यशाला का जो शीर्षक है, तकनीकी युग में भारतीय भाषाएं एक वैश्विक परिदृश्य, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम सबके समक्ष इस पटल पर मौजूद हैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव जी। मैं आपका संक्षिप्त परिचय आज हम सभी जो भी यहाँ सुधीजन विद्वतजन जुड़े हुए उनके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा में। संप्रति आपके पास 15 वर्ष से अधिक का शोध एवं 18 वर्ष से अधिक का अध्यापन का अनुभव है। शोध निर्देशन आपने एमफिल के जो शोध आपने निर्देशन किया हुआ है उसमें 21 लोगों को उपाधि प्राप्त है और 7 उपाधियां पीएचडी की मिल चुकी हैं। 4 शोधार्थी अभी आपके अंडर में शोध कार्य अपना जारी किए हुए हैं। प्रकाशन की यदि हम चर्चा करें साथियों, तो दलित मुक्ति के प्रश्न वाया मुक्ति पथ, संपादक स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली से आपकी कृति प्रकाशित है। इसके बाद में समाज विज्ञान विश्वकोश, इसके आप सह संपादक हैं, जो राजकमल प्रकाशन जो दिल्ली का प्रतिष्ठित प्रकाशन है, ये कृति आपकी वहां से प्रकाशित है। वर्धा हिंदी शब्दकोश, इसमें आपने संपादन में सहयोग किया है, ये वर्ष 2014 में प्रकाशित हुई है। विविध महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में आपके शोध आलेख पुस्तकों में आपने अध्याय का लेखन संपादन किया हुआ है। यदि हम विदेश यात्रा की बात करें तो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में आपने मॉरिशस की शासकीय यात्रा की है। विश्व हिंदी सम्मेलन 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन जब भोपाल में हुआ था, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के निमंत्रण पर आपकी वहाँ सक्रिय भागीदारी रही। प्रशासनिक दायित्व में आपने अपनी सक्रियता दिखाई है, मैं कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा। साथियों, आदरणीय प्रोफेसर साहब, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़, हरियाणा में अपना पद इस समय निभा रहे हैं, दायित्व निभा रहे हैं। आप अध्ययन मंडल हिंदी विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के अध्यक्ष पद को अलंकृत कर रहे हैं। प्रोवोस्ट हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के आप हैं। विद्या परिषद के आप सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय संसाधन केंद्र, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। आपके इस परिचय के द्वारा निश्चित रूप से हम सभी ये जान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आपने कितने महत्वपूर्ण पदों को अलंकृत किया है, जो वहाँ के विश्वविद्यालय के एकेडमिक जगत को आगे ले जाने में अपना भूमिका का प्रकाशन करता है। आप पूर्व सदस्य विद्या परिषद, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। पूर्व सदस्य विभागीय अध्ययन मंडल, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। पूर्व उपाध्यक्ष हिंदी विश्वविद्यालय, सहकारी साख संस्था, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। पूर्व प्रकाशन प्रभारी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। पूर्व सदस्य स्कूल बोर्ड, साहित्य विद्यापीठ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। पूर्व सदस्य बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। पूर्व सदस्य विभागीय संपादन मंडल, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। सदस्य विभागीय प्रवेश समिति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं हमारे साथी जो भी पटल पे जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार के पदनाम आपको निश्चित रूप से हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अलंकृत करने हैं, जिम्मेदारियां निभानी हैं। अभी मार्ग बहुत तय करना है। तो इस तरह का बड़ा संक्षेप में मैंने आप सबके समक्ष यह परिचय रखा। प्रोफेसर डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव आज हम सबके समक्ष अपना कीमती समय निकाल करके समुपस्थित हैं। मैं उनका औना पुण्य बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि उनकी आशीर्वाणी से हम सब अभिसिंचित होंगे। साथ में साथियों, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, आपकी सहृदयता है, आपकी साथियों ज्ञान के प्रति इतनी समुपलब्धता है कि यदि साथियों किसी छात्र का, शोधक छात्र का, या जो हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं से अनुराग रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको एक माला में पिरोना, वो हो सकता है कि डीआरडीओ संस्था से जुड़े हुए हों, हो सकता है आईआईटी खड़गपुर से जुड़े हुए हों, हो सकता है पत्रकारिता जगत के हों, उनको ला करके एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ना ताकि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, या अन्य जो भी अध्येता हैं, वो उनके ज्ञान से, उनके अनुभव से लाभान्वित हो सकें। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हमको जो भी कुछ यहाँ सीखने का अवसर मिल रहा है, भारतीय भाषाओं को लेकर के एक नवीन दृष्टि मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे अन्य सभी सदस्य जुड़े हुए हैं, सभी सुधीजन हैं,
मैं सभी का बड़े ही आदर के साथ में सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और बड़े ही विनम्र भाव से मैं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीरपाल सिंह यादव सर से आग्रह करता हूं कि वो अपने वक्तव्य के द्वारा हम सबको अपने आशीर्वचन के रूप में अभिसिंचित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रोफेसर वीरपाल सिंह यादव सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर उपस्थित होने के लिए लगभग कहें तो बाध्य करने वाले उमेश जी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जी शंकर बाबू जी सर को मैंने मैसूर में देखा था और बहुत दिनों बाद सर से आभासी पटल पर मिलने का ये अवसर मिल रहा है। सर का बहुत ही गंभीर व्याख्यान था, मुझे आज भी याद है। वो आरआई मैसूर में सर को संभवतः याद होगा, मैं मिला था लगभग 10 साल पहले। इस कार्यक्रम में बहुत सीनियर लोग जुड़े हैं, जिसमें मुझे दिखाई पड़ रहा है वेंकटेश्वर राव सर है और हमारे हरियाणा से कृष्णा आर्या जी को जोड़ा। मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को बता दें, कृष्णा जी हमारे विभाग की पहली शोधार्थी थी और उन्होंने एलुमनाई मीट में अभी आई थी, मिली थी। वो सचमुच में एक तरह से कहें तो हरियाणा की एक संस्कृति कर्मी है, बहुत ही सक्रिय। मुझे लगता है कि हमारे विभाग को बहुत दूर तक आगे ले जाएंगी। वो न सिर्फ लोक कलाकार हैं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो जल बड़ी समस्या है, भाषा की तुलना अक्सर जल से की जाती है और कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। तो जल, जैसा कि हरियाणा राजस्थान में आप समझ रहे हैं, उससे जुड़ी हुई तमाम लोगों से। तो ये मेरी व्यक्तिगत उद्गार कह लीजिए या आभार आदरणीय श्री जयशंकर बाबू के प्रति, उमेश जी के प्रति, अंशुल जी के, कि आप लोगों ने मेरे बहाने हमारे विभाग के प्रथम छात्र को भी मौका दिया। और कितना मधुर उन्होंने एक भजन कह लीजिए, कीर्तन या गीत, बेसिकली लोकगीत, पारिभाषिकी में लोकगीत, तो एक तरह से मंगलाचरण उन्होंने लोकगीत से किया। संस्कृत में तो मंगलाचरण श्लोक से होता है। आज का जो विषय रखा गया, तकनीकी युग में भारतीय भाषाएं, देखा जाए तो तकनीक युग में ही भारतीय भाषाएं वैश्विक आकार ग्रहण कर सकी या उनका विस्तार हो सका, ऐसा नहीं है। लेकिन तकनीक ने जो गति है वह निश्चित रूप से तीव्र की है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि कैसे तकनीक एक भाषा के किसी भी माध्यम को, भाषा का एक माध्यम नहीं है, भाषा के अनेक माध्यम हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि भाषा की भी एक तकनीक है जो विशुद्ध रूप से भाषा वैज्ञानिक अध्ययन है। तो उसमें दुनिया की जितनी भाषाएं हैं वह तकनीक के माध्यम से ही, अपनी तकनीक के माध्यम से आज तक जीवित है। उसमें एक तो तकनीक का व्याकरण कह सकते हैं, और कोई भी भाषा प्राकृतिक परिवेश और
प्राकृतिक कहना चाहिए संस्कार, कुछ नेचुरल जो संस्कार होते हैं उनसे और कुछ समय से इन सबसे शब्दावली भी बनी, तकनीक की भी शब्दावली घटनाओं परिघटनाओं से जुड़ी हुई। आप देखेंगे कि जितनी टेक्नोलॉजी की जर्नी है, यात्रा है, और भाषाई यात्रा, दोनों की भाषा, तकनीक की एक अपनी भाषा है और भाषा की जो तकनीक है उसकी एक अपनी भाषा है। उस टर्मिनोलॉजी को हम एक अकादमिक दुनिया में जब सामने लाते हैं, जब चर्चा करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जितनी भी तकनीक सुदृढ़ है वह भाषा उतनी सरलता से, सहजता से और सटीक तरीके से ना सिर्फ अपने कंटेंट को आगे ले जाती है, बल्कि कंटेंट के साथ साथ उसकी अपनी जो नेचुरलिटी है वह जिंदा रहती है। ये एक समस्या भी है, समाधान भी है। भारत की जितनी क्लासिक लैंग्वेज है उनमें तमिल है, संस्कृत है, आप मलयालम को ले सकते हैं, ऑफ कोर्स जो है नई भाषाओं में भी बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं। तो उनकी तकनीक सिर्फ शब्दावली को लेकर नहीं है, उसके कंटेंट को लेकर नहीं। जब प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो हम जो डिजिटल डिवाइसेस हैं और डिजिटल के जो सॉफ्टवेयर हैं हम उधर मुड़ जाते हैं, लेकिन भाषा का जो अपना ये कहें व्याकरण शास्त्र है उसको भी आगे ले जाने में इनका कंटेंट बहुत बड़ा रोल रहा है। उदाहरण के लिए एक मैं बात कहूँ कि आज जब हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारी जुबान से जुड़ा है बल्कि हमारी पहचान और परंपरा से ही नहीं, भविष्य से भी जुड़ा है। तकनीक के भविष्य के साथ क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन भाषाओं का भविष्य बहुत उज्जवल हमें दिख रहा है। ये सिर्फ माध्यम रही है, प्रौद्योगिकी जो है चेंज होती रही है। उदाहरण के लिए मैं यह बात करूं, आपको बताऊं तो बहुत पहले एक एंड्रॉयड फोन आने से पहले एक पेजर आया था, पेजर, और पेजर की यात्रा मुश्किल में रही होगी तो 5 से 7 साल। फिल्म में एक गाना भी आया था, पप्पू पेजर मुन्ना मोबाइल, जिन लोगों ने वो गीत सुना होगा, बहुत हिट हुआ था पप्पू पेजर। पेजर भी संदेश का ही काम करता था, कोडिंग भाषा में। बहुत छोटा था पेजर, जो लोग लगभग 90s के दौर में इसको कमर में, और हम सब लोग जब स्टूडेंट बड़ी आकर्षक दृष्टि से देखते थे और सोचते थे कि पता नहीं ये क्या चमत्कार है। वो हमारी भाषा को बहुत ही गति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम था। जब मैं कह रहा हूं कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कम समय के बाद क्या होगा भविष्य, तो इसमें पेजर है, पेजर समाप्त हो गया। एक और प्रौद्योगिकी की चर्चा करें इस भाषा के साथ, तो आपको याद होना चाहिए कि डिफेंस की भाषा में एक बहुत बड़ा जो सरकारी आधिकारिक जो एक मैसेज होता था लैंग्वेज के लिए, वो टेलीग्राम था। टेलीग्राम भी बंद हो गया। यानी हम प्रिंट भाषा की जब बात करें तो टेलीग्राम बहुत ही कूट शब्दों में चलता था, उसके अपने अक्षर होते। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं वह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी प्रकृति, हमारे परिवेश से बनी। उनकी ध्वनियां, उनका शब्द भंडार, उनका आरोह अवरोह, इनफैक्ट उनके जो टोन जिसको कहते हैं, क्या कारण है, कभी सोचा किसी ने, एआई तो अब उस पर काम कर रही,
कि हरियाणा की टोन अरुणाचल की टोन नहीं हो सकती है। आदमी अरुणाचल प्रदेश का आके हरियाणा या पंजाब में एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी भी रह जाए, फिर भी उसकी टोन में, यानी भाषा कैसे हमारे डीएनए को भी रिफ्लेक्ट करती है। प्रौद्योगिकी तो बहुत जल्दी चेंज हो रही, पूरी दुनिया में चेंज हो रही है और बदल रही है। रितु मैम को नमस्कार। तो आप देखिए कि कैसे बहुत बहुत आभार जी मैम, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। जी। जी हम लोग नाम में मान गया। हाँ, तो आप तो डिजिटल दुनिया के काफी एक्टिव लोगों में से हैं। तो मैं ये जब बात कर रहा था कि ध्वनि कैसे ध्वनि एक एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपने और ये सारे चैलेंजेस हैं प्रौद्योगिकी के साथ, बेहतर से बेहतर काम। तो जब मैं कह रहा था कि ये विषय न केवल हमारी जुबान से जुड़ा हुआ है, बल्कि पहचान और परंपरा के साथ भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए लंदन में बैठा एक बालक यूट्यूब पर हिंदी में सिर्फ बाल रामायण नहीं देख रहा है, वो रामायण के संस्कार सीख रहा है। जो भाषा का मूल उद्देश्य है, सिर्फ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने को काम नहीं कर रहा है, हमारी जड़ों को, और उस हमारी, जिसको द्विवेदी जी प्रकृतिस्थ कहते थे, उस संदेश को ले जाने का काम कर रहा है, उस उद्देश्य की तरफ जो है जा रहा है। और बेंगलुरु के में कन्नड़ में अपनी बहन को शुभकामना संदेश भेज रही है, और दिल्ली में एक विद्यार्थी वॉइस असिस्टेंट से पूछ रहा है गूगल में कि तुलसीदास कौन थे, हो सकता है उसकी भाषा ना हो। और पंजाब का आदमी पूछ सकता है कि गूगल से कि कुमार आसान कौन थे। अब ये जो आध्यात्मिक जो था कि भाई आपको एक भाषा का संस्कार होना चाहिए, भाषा की व्याकरण आपको, ये चमत्कार कर दिया है जितने डिवाइसेस हमारे पास आ रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ, कि उनमें आप लिपियों के, आप इंग्लिश में या तुर्की या जो अफ्रीका की कोई भी लैंग्वेज आप टाइप कीजिए, एक वो लैंग्वेज है। और हेमा जोशी जी ने कहा आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूं संभवतः। क्या रितु मैम आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? उमेश जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि वहाँ पे कहीं नेट का व्यवधान हो, बाकी बहुत क्लियर है आवाज। अच्छा, जोशी मैम कह रही थी मैं वीडियो बंद कर लेता हूँ तो इंटरनेट में और थोड़ी स्पीड आ जाएगी, क्लियरिटी। जी, अब अंशुल जी मेरी आवाज साफ है ना, समझ में आ रही? आ रही सर, ठीक है, थैंक यू। बीरपाल सिंह साहब, अच्छा, आप वीडियो ऑन रख सकते हैं, वीडियो ऑन रख सकते हैं, अच्छा, कोई अच्छा। समस्या नहीं। शायद उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या हुई होगी। मे बी हाँ, तो कई बार ऐसा हाँ, होता है कि ओवरलोड इसमें हो जाता है वीडियो के कारण, तो इसलिए उन्होंने लिखा चैट बॉक्स में, तो मैंने गंभीरता से उनकी बात को। तो ये जो ये चेंज आप देख रहे हैं, जैसे दो मैंने आपको उदाहरण बताए कि कैसे प्रौद्योगिकी से दो चीजें चली, एक डिजिटल और टेलीग्राम का, वो तो चली गई, लेकिन जो नई चीजें जुड़ी भाषा के साथ, तो एक बच्चा बेंगलुरु के किसी कोने में बैठकर कन्नड़ में कविता सुन रहा है, वहीं लंदन का मूल छात्र जो है अपने दादा दादी की अब भाषा में भोजपुरी में गीत सुन रहा है। अब भोजपुरी में गीत सुन रहा है तो ये कैसे संभव है?
ये भाषा प्रौद्योगिकी से ही संभव है, और वह यह सिर्फ एक क्लिक पे संभव है। एक जमाने में सुनने के लिए आपको जाना पड़ता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र बैलगाड़ी पर बैठकर बाउल सुनने गए थे, और बैलगाड़ी से उन्होंने जगन्नाथपुर की यात्रा की थी। जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान के जब यहाँ गए तो उधर से बांग्ला का संस्कार तो लेके आए, उड़िया का भी लेके आए। हिंदी के ही यदि मैं उदाहरण दूं तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने अपनी यात्रा से भाषा का न सिर्फ संस्कार पाया, भाषा की तकनीक से भी वाकिफ हुए, और जहां जहां गए, भूटिया ट्राइबल में गए तो उन्होंने हिमालय के तराई में उनकी भाषा सीख ली, उनकी बोली सीख ली, ज्ञान का भी सृजन किया। तिब्बत में गए तिब्बती सीख के आए, श्रीलंका में गए सिंगली सीख के आए, रूस में गए रूसी सीख के आए। ये एक माध्यम था यात्रा, तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन भाषाई तकनीक भी बहुत जरूरी थी। क्यों वो सीख सके? यात्राएं तो हम लोग भी करते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र तो 34 साल 8 महीने में बांग्ला भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, उर्दू में रसा उपनाम से गजलें भी लिखते थे। अभी पीएचडी करने वाले लोग हैं और कहते हैं कि मैं तो हैदराबाद में कर रहा था, एक लड़का दिल्ली से जाता है लेकिन कहता है तेलुगु नहीं आती हमें। क्यों नहीं आती है? इसके मतलब तकनीक नहीं है। इसी बात को बहुत खूबसूरती से विनोबा भावे जी कहते थे कि यदि आपको संस्कृत आती है तो भारत की बहुत सी भाषाएं आप सीख सकते हैं, यदि उसकी टर्मिनोलॉजी, जो उद्देश्य है डॉक्टर जी शंकर बाबू जी का, कि कैसे आप बहुत सरल एक टेक्निक, यानी उसकी अपनी जो तकनीक है पकड़ सकते। वो कहते थे यदि आप अप्रेंटिस सीख सकते हैं तो यूरोप की, वो कहते थे मैंने 17 भाषाएं सीख ली। क्यों सीख सकते हैं? यानी एक डिजिटल युग में डिवाइसेस का अपना रोल है, लेकिन भाषाई जो टेक्नोलॉजी है उसको भी समझने की जरूरत है। हमने प्रयास नहीं किया। ये सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन का मसला नहीं है, नॉलेज प्रोड्यूस करने का मसला नहीं है, भारत के ज्ञान को जोड़ने की बात नहीं है, या भाषाई ज्ञान के, भारत के सारे भाषाई ज्ञान से लाभान्वित होने की बात नहीं है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तकनीक के युग में भी वो भाषाई प्रौद्योगिकी के कैसे टूल है। उदाहरण के लिए जब अंशुल जी बोल रहे थे तो उन्होंने वर्धा का बहुत जिक्र किया। मैं जब गया तो पहला मैंने वहां काम किया, मैंने कहा इंडियन पॉलिटिक्स जो है, जो संस्कृत की पॉलिटिक्स है जिसमें भारत से जो शुरू होती है 6वीं से, मैंने कहा काव्य शास्त्र जैसा विषय इतना जटिल, क्लिष्ट और उबाऊ विश्वविद्यालयों में हो गया है। मैं भी विद्यार्थी रहा, इलाहाबाद रहा, जेएनयू रहा, ड्यू रहा। विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है और अध्यापक जो है ठीक से पढ़ा नहीं पा रहा है। क्यों? तो मैंने कहा क्यों नहीं भाव, विभाव, अनुभाव, संयोग, ये सब डिजिटली यूट्यूब के माध्यम से, उनके अपने जो टूल है उनके माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाए। चूंकि विजुअल का इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है और वो बहुत लंबे समय तक रहता है। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ में महात्मा गांधी कहते हैं कि बचपन के जो बाइस्कोप में मैंने 5 पैसे 2 आने 3 आने में मैंने सत्य हरिश्चंद्र की कथा, श्रवण कुमार की कहानी, वो जो बाइस्कोप में देखी थी, बचपन के मेरे संस्कार थे काठियावाड़, तो वो मेरे जीवन में आगे कि कैसे हमें माता पिता की सेवा से उनको जीवन भर पश्चाताप रहा कि जब उनके वो चले गए ग्रैंडफादर, कि हम उनकी सेवा उतनी नहीं कर पाए। और श्रवण कुमार का कि वो संदेश बचपन में संस्कार में आए। अब इस चीज को वो याद करते 22 को, बहुत छोटी तकनीक है, लिटिल टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं आज के युग में,
लेकिन वो एक आने दो आनों में बक्सा लाद के गांव गांव जो दिखा रहे, यानी तकनीक ही तो था। और क्या है वो कहानी, क्या है सत्य हरिश्चंद्र की, और कहानी क्या, 2-3 मिनट से ज्यादा बायोस्कोप में रील नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा 5 मिनट। छोटे छोटे बच्चे, मुझे नहीं लगता है इसमें अंशुल जी ने देखा होगा, मैंने तो देखा था, वो टीन का डब्बा होता था, मेले में जो लोग जाते थे, वो भी भाषाई डिवाइस ही थी, आप याद कीजिए। और गोल गोल 2-3 सुराख होते थे, आंख लगा के बच्चे चाहते थे कि मैं उतने ही 5 पैसे तो दोबारा देख लूं। यानी कंटेंट, क्या कंटेंट था, क्या आकर्षण था। अब तो जो मोबाइल में हम लोगों के हाथ में 70 हजार से लेके, यानी जो कैमरे में रील वाले कैमरे के जो लेंस नहीं, वो आप सोचिए वो पन्नी हुआ करती थी, सिर्फ ग्लास हुआ करता था बाइस्कोप में, और कंधे पे वो बक्सा लादे लोग दिखाया करते थे। यानी हमारे भाषाई संस्कारों की यात्रा और उनकी जड़ें और संस्कार कितने गहरे थे, वो एक मीडियम था, माध्यम था। वो एक मोदी जी के शब्दों में कहे तो जो लोकल है वही ग्लोबल है। तो वो टेक्नोलॉजी भले लोकल हो, लेकिन मैसेज ग्लोबल था। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी लड़ रहे थे, तो उसी प्रौद्योगिकी के संदेश को वो, जो एक मोहनदास जवान, यंग मोहनदास है जो अपने वतन के लिए लड़ रहा था, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसके मन में जो संस्कार पड़े थे। आप याद रखिए, श्रवण कुमार की कहानी गुजराती में देखी होगी, यानी ट्रांसलेशन भी हुआ होगा, हिंदी हो सकता है थोड़ी बहुत आती होगी, बहुत ज्यादा तो नहीं। अंग्रेजी में तो निश्चित रूप से मैं जानता हूं नहीं दिखाया गया होगा, आज के मेलों में वो हो तो हो। तो ये जब मैं कह रहा था कि एक बच्चा एक क्लिक में वो देख सकता, और वो उसकी लिपि से भी परिचित हो सकता है। बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एनसीईआरटी ने जब भाषा संगम प्रोग्राम चलाया, तो सबसे पहले उनके बहुत छोटे से संबोधन के शब्द, बहुत आसानी से लोग बड़क्कम का मतलब जान गए, नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, उससे परिचित। एक शब्द से नहीं परिचित हुए, हम एक संस्कृति से परिचित होते। जब भी ये प्रौद्योगिकी का ही माध्यम, हम अब जो है वॉइस टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट में उसके माध्यम से अनुवाद कर सकते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बांग्ला से नाटकों का अनुवाद किया, संस्कृत से किया, अंग्रेजी के लेखों का किया। आज हम मशीन ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी में जब भाषा प्रौद्योगिकी के पढ़ाते हैं, तो कोई भी भाषा, समाचार कंटेंट चल रहा और हम ट्रांसलेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सोचिए कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का भाषाई चमत्कार, जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जो किताब पढ़ नहीं सकते हैं, वो एक जमाने में किताब रिकॉर्ड कराया करते थे, उसके लिए पैसे। जैसे ऋतु जी की कोई भी कहानी है, अब उनको कोई कथा है, बहुत अच्छी इन्होंने कथाएं लिखी, तो उनका ट्रांसलेशन है, उसको हिंदी में, गुजराती में, बंगाली में, कन्नड़ में करना है, तो क्या करें? तो उसका ये है कि आप टेक्स्ट को डाला और तुरंत वॉइस टू टेक्स्ट अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो एक्यूरेसी तो भारतीय भाषाओं की भी नहीं है। तमिल वाला जब हिंदी बोलता है तो क्या वो मेरठ के हिंदी खड़ी बोली की खड़खड़ाहट हिंदी, उस तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी के संवर्धित और संशोधित और परिवर्तित हिंदी थोड़ी बोलता है, आवश्यकता भी नहीं है उसकी। तो टेक्नोलॉजी का ये एस्पेक्ट है कि हम छोटी छोटी अपनी जो भारत की भाषाएं हैं, बड़ी भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उनकी नहीं, छोटी छोटी भाषाओं को वैश्विक स्तर पर न सिर्फ ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, बल्कि उनके संस्कार जा सकते हैं। और ये सभी दृश्य आज की तकनीकी दुनिया में सच हो रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं कि बाल हनुमान सीरियल जो है, जर्मनी में बैठा वो, उसकी पीढ़ी बदल गई है। मातृभाषा की जब बात की जाती है तो मैं कई बार सोचता हूं, हमारा एक जूनियर है अमित कटारिया, उसकी मिसेज रसियन है, वो अमेरिका में कंपनी में काम करता है, कंपनी उसकी बेस्ड है स्विट्जरलैंड में,
और घर बना रखा है लंदन में, ऐसी स्थिति में उसकी मातृभाषा क्या होगी? आप सोचिए, उसकी मातृभाषा यदि रूसी में है, उसकी माँ कुछ शब्द बोल रही है, तो यही प्रौद्योगिकी है जो हमें रूसी में भी उसकी दादी नानी के संस्कार आ सकते हैं। वो सीख सकता है जिस भी भाषा में, उसको करेक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हम पंचतंत्र की कहानियां दुनिया की सारी भाषाओं में पहुंची है, सिर्फ भारतीय भाषाओं में नहीं पहुंची। सभी फकीर मोहन सेनापति सिर्फ उड़िया के नहीं रहे, रविन्द्रनाथ टैगोर और के बाउल गीत, आप असमिया, जो हमारा कल्चरली देखा जाए तो असम के बारे में कहा जाता है एक पत्थर गुवाहाटी में फेंकिए किसी न किसी कलाकार के ही सर पे गिरेगा। उनके सारे गीत दुनिया के सारी भाषाओं में हम सुन रहे हैं, यूट्यूब पे एक क्लिक करते कर रहे हैं। यह सभी दृश्य आज की तकनीकी दुनिया में भाषा और प्रौद्योगिकी दोनों के संयोग से संभव हो रहे हैं। तकनीक ने निश्चित रूप से भाषाओं को नया जीवन दिया है, और भारतीय भाषाएं जिनके बारे में कभी कहा गया है कि वे गांव तक सीमित हैं, ये कहा जाता था, अब वो गांव तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए एक शब्द, जब बीबीसी लंदन से प्रोग्राम आते तो झुमरी तलैया के कुछ 4-5 बच्चों ने लेटर लिख के पूरे झुमरी तलैया को इंटरनेशनल गांव बना दिया था। और एक शब्द उदाहरण के लिए दे, 1 घंटे 1.5 घंटे में बहुत लंबी बात नहीं, जैसे एक शब्द है कंफ्यूजिया गए, एक वाक्य है क्या आप कंफ्यूज्ड हो गए हैं। अब इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में कितनी खूबसूरती से, और इसको यूट्यूब पे कंफ्यूजिया गए हैं। यानी भाषाई संस्कार भी डिजिटली जो है, लोगों ने व्याकरण भी तोड़ी, वाक्य विन्यास भी तोड़ा, और अपने संस्कार, फिल्मों ने भी ये बहुत से किए। फिल्मों के डायलॉग क्या कारण है कि आज भी जो है याद रहते। कई बार मैं कहता हूं कि प्रौद्योगिकी बदलती रहेगी, लेकिन पूरी दुनिया के बच्चे किसी जगह चले जाइए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट इज वाह, सब बच्चे, भारत के भी गांव के बच्चे भी एक थोड़ी सी, आखिर उसकी उनकी पंक्तियों में भी दम है। यानी उसकी जो अपनी संरचना है, चाहे आप भाषिक संरचना कहें, व्याकरणिक संरचना कहें, गेयता की संरचना कहें, उसकी सरलता कहें, उसकी बोधगम्यता कहें, उसके लिरिक्स, कोई तो चमत्कार है। एक कई जगह भाषा नहीं है, डिजिटल का इम्पैक्ट, एक मैं सीरियल के माध्यम से बता रहा हूं, मिस्टर बीन, जिन लोगों ने मिस्टर बीन देखा होगा, मूक भाषा है, क्या अद्भुत चमत्कार है। आंदोलन हो गया कि मिस्टर बीन को बंद मत कीजिए, बच्चों ने कहा कि हम खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, हम मिस्टर बीन को देखेंगे। ये प्रौद्योगिकी का चमत्कार है। मिस्टर बीन तो पूरी दुनिया में छा गए एक सीरियल से। तो आज वैश्विक मंच पर न सिर्फ भारत की भाषाएं पूरे विश्व में छाई, पूरे विश्व की भी जितनी भी भाषाएं हैं वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से गूंज रही हैं, बोल रही हैं और पढ़ाई जा रही हैं। इंटरनेट, मोबाइल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में भाषाएं अब केवल बोली जाने वाली चीजें नहीं रह गई हैं। जैसा कि मैंने मिस्टर बीन के माध्यम से बताया, या आपको गीत के माध्यम से बताया, हमारी फिल्में जो दुनिया में पहुंची, उनके गीत, मैं जब बड़ौदा में था तो विदेशी विद्यार्थियों को तो पूछता था कि हिंदी का संस्कार आपने कैसे पढ़ा, तो कहा एक गीत की सिर्फ हमने पंक्ति सुनी थी, और इतनी मधुरता से, वो उनका फोनेटिक्स चेंज है, सब कुछ बदला हुआ है, लेकिन इतना अच्छा लगता था। यानी उन पंक्तियों में है जो लिरिक की मैं बात कर रहा था। तो भाषा में जो संगीतात्मकता होती है, और वह सिर्फ कविता में नहीं होती है, वह कहानी में भी हो सकती है, उपन्यास में भी हो सकती है, लघुकथा में भी हो सकती है, नाटक में भी हो सकती है, निबंध में भी हो सकती है, आलोचना तक में हो सकती है। क्योंकि ये पूरा जो भाषाई वाक्य विन्यास का है, ये सब जो है, जो उनका गठन है, डिवाइसेस में जितने आप उनके कंटेंट जोड़ते जाते,
तो ये जितनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में भाषाएं हैं, अब केवल मैं जो कह रहा हूं कि बोली जाने वाली चीजें वह डिजिटल अवतार के रूप में संसार के कोने कोने में फैल रही है। और डिजिटल के जितने एस्पेक्ट, एक जमाने में हमें याद है कि किताब स्कूल में एक हुआ करती थी और टेक्स्ट नहीं मिलता था, तो मेरे पिताजी कहते थे उस किताब को कलम से लिख लिया करते। यानी पूरी किताब, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतने बड़े व्यापक रूप में नहीं आई थी, तो पूरी किताब की किताब वो रातों रात बैठकर लिख लिया करते थे और वापस आ जाते थे कि वो किताब अब मेरे पास संरक्षित सुरक्षित है। आज देखिए, अब तो ई बुक्स का जमाना है, आप जितनी चाहिए उतनी बुक्स जो है, जितना चाहिए उतनी मिटाइए। यह है आज भारत का भाषा का और तकनीक का जो संयोग है। इस संयोग ने भाषा को, सिर्फ भारतीय भाषाओं को नहीं बल्कि दुनिया के ज्ञान को और सहज और सरल पहुंचाया, और विधाओं में भी चेंज हुआ है, सिर्फ एक विधा के रूप में नहीं है। आप देखिए ईपीजी पाठशाला, जो बच्चा पढ़ सकता है उस कंटेंट को पढ़ सकता है, वही बच्चा चाहे तो ईपीजी पाठशाला को यूट्यूब के माध्यम से सुन सकता है। यदि खाना बना रहा है, दौड़ रहा है, जॉगिंग कर रहा है तो सुन सकता है। कोई जरूरी नहीं है कृष्णा जी के लोकगीत सुनने के लिए उनके घर पे या वहां जहां उनका कंसर्ट चल रहा वहां जाए, वो कभी भी सुन सकता है, आते हुए, जाते हुए, कार चलाते हुए। ये सब भाषा ही चमत्कार ही है। नहीं तो पहले कीर्तन भजन के लिए आपको तुलसी चौरा पे या आंगन में या मंदिर में दरी बिछा के बैठना पड़ता था, तब 2 भजन सुन सकते थे, अब सुन सकते हैं। तो भारत की भाषाई, जब विविधता की भी इसमें बात की जाती है तो भारत मात्र एक देश नहीं है बल्कि भाषाओं का महाद्वीप है। 22 भाषाएं तो मान्य हैं, 100 से अधिक प्रचलित भाषाएं हैं और 1900 से अधिक बोलियां। यह अद्भुत सांस्कृतिक वैभव है जो भारत को विश्व के किसी भी राष्ट्र से अद्भुत या अलग छवि के रूप में पेश करता है। सारी भाषाओं के शब्दकोश यदि मिला दिए जाए, आप सोचिए भारत में उस ज्ञान का जो सृजन होगा। अभी जैसे एक भाषाई कोश बनाने के लिए जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली ग्रीसनाथ झा जी के अंडर में काम कर रहे हैं, उन्होंने महाकोश भी एक बनाया भारत की सारी भाषाओं के। हम लोगों ने भी वर्धा में, इसीलिए वर्धा हिंदी कोश जो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की वेबसाइट पे भी है, राजभाषा विभाग की उस पे भी है, कि दुनिया तक रहे। ये जो किताब का मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था, इसी की कैसे लोग लिख लेते थे। मैं जब वर्धा गया तो वहाँ hindismay.com बनाया, मॉरिशस के राष्ट्रपति अनुज जगन्नाथन जी आए थे उसका। तो उसका यही था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसी सामग्री हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड की जा सके, प्रिंट की जा सके, सेव की जा सके, फॉरवर्ड की जा सके, और दुनिया के कोने कोने में जहां बैठे हुए लोग हैं आराम से उसको पढ़ सके, देख सके और दूसरे को भी एक साथ जो है संप्रेषित कर सके। ये उद्देश्य था इस भाषिक विविधता का। ये एक भौगोलिक सीमा तक ही सिमटी रही, लेकिन अब ये तकनीक ने इन भाषाओं को सीमा से परे डिजिटल अंतरिक्ष में प्रवेश दिलाया है। मैं कहता हूं कि ये डिजिटल अंतरिक्ष है। बोडियार नरेश जो थे, उन्हीं ने पहला रेडियो जो है मैसूर में ही रेडियो स्टेशन स्थापित किया।
रेडियो नाटक जो आते थे, रेडियो में जो प्रोग्राम आते थे, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम थे, भाषाई जो चमत्कार था उसका एक आधार रेडियो में कविता, जो काका हाथरसी ने पहली बार कविता, यानी एक मंच से जो 10,000, 20,000, 1 लाख को सुनाई जा सकती थी चीजें, वो एक बार रेडियो में पहुंचकर लंबे समय तक के लिए वह जो है न सिर्फ संरक्षित सुरक्षित हुई, लंबी दूरी भी तय की। आपको याद होगा कि डिजिटल का छोटा डिजिटल को रूप में न ले तो हम भाषाई डिवाइस के रूप में ले, आमीन साइनी का प्रोग्राम शिवाका टूथमाला से ले या उनके और प्रोग्राम, तो गीत से अधिक उनकी जो बात थी, उनकी जो बातें थी, जिस तरह से वो गीतों को प्रस्तुत करते थे, उसको सुनने के लिए लोग, या दूरदर्शन का जो चमत्कार हम देखें तो जब रामायण और महाभारत की कहानियां सिर्फ वो कहानी तक नहीं रही, जब उनका वहां पर डिजिटली प्रमोशन हुआ तो दुनिया तक रामायण और महाभारत पहुंची। साथ में लोग कहते हैं मॉरिशस गए, फिजी गए, जब गिरमिटिया लोग गए तो लोटा ले गए, गुटका मतलब मानस, लेकिन जब डिजिटल इसका एक प्लेटफॉर्म पे हुआ तो लोगों ने फिर उसको नए रूप में जो है उसको ग्रहण किया, उसका आस्वाद लिया। यानी आप कहें जैसे ही इंटरनेट आया तो भाषा को जैसे पंख लग गए, यानी भाषा उड़ने लगी। अब ना तो भाषा को मंच की जरूरत है भारतीय भाषा के, और ना अखबार की सीमाएं। अब भाषा यूट्यूब पर गा रही है, ट्विटर पर बोल रही है, इंस्टाग्राम पर अभिनय कर रही है और गूगल ट्रांसलेट से दुनिया भर में घूम रही है। आप सोचिए कि ये डिजिटली भाषा प्रौद्योगिकी का चमत्कार है। जितनी रील लोग ट्रेन में, बस में, ट्राम में, मेट्रो में जितनी रील देख रहे हैं, इंटरनेट का आप खपत देखें, यानी जिस स्तर से गूगल की ये रिपोर्ट है कि अंग्रेजी का प्रसार यदि इंटरनेट पे बढ़ा है 19% पिछले वर्ष में, अभी हालिया रिपोर्ट है, तो 94% हिंदी भाषा का बढ़ा है, और हिंदी के साथ अन्य भी भारतीय भाषा का। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर करोड़ों लोग हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी, असमिया भाषाओं में संवाद कर रहे हैं। भोजपुरी में जो यूट्यूब पर वीडियो बन रहे हैं, करोड़ों व्यू मिल रहे हैं। आप सोच सकते हैं एक पुस्तक को पढ़ने के लिए क्या इतने करोड़ों की संख्या में लोग एक साथ उसका फायदा ले सकते हैं? नहीं। मोबाइल क्रांति हम कह सकते हैं। और ऐप, जितने ऐप आए उनमें गूगल इंडिक है, कीबोर्ड है, शिफ्ट की है, इन जैसे छोटे छोटे जितने टूल्स हम हैं, उनका बहुत सारे डिवाइसेस आए। उन टूल्स ने भाषा की उंगलियों, मतलब आदमी जिस दुनिया की जिस भाषा को जिस समय सुनना चाहे, पढ़ना चाहे, देखना, उसी की अपनी लगी। आप वहां क्लिक कीजिए, जाइए वॉल्यूम पे, वो बोलने भी लगे, पढ़ने भी लगे, तुरंत ला देगा, उंगलियों की नोक पर ला। अब कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्रीय भाषा में सरलता से लिख और पढ़ सकता है। हिंदी में अब व्हाट्सएप करना अब शहरी और ग्रामीण दोनों लोगों में हो गया आसान। आप व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज नहीं रहा, अब आप उस पर बोल सकते हैं, उंगली से लिख सकते हैं। अब तो ये है जो भाषा में भाषाई चमत्कार कहा जाता था कि राणा की पुतली मुड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यूनिकोड आप लिखिए, यदि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस है तो आप आ शब्द बनाइए, आप, आपका, आपने, आपके 4-5 शब्द एक साथ वो प्रस्तुत कर देगा। यानी कितनी तीव्र गति से, यानी आपको वो बताता। और एआई में तो आप एक बसंत शब्द डालिए, बसंत की 4 कविता जो वेदवादी होती थी, या प्रताप नारायण मिश्र जो वो समस्या पूर्ति करते थे, पपिया जब पूछे कि पीयू कहाँ है, तो अब आप कविता कर सकते हैं। कविता के संस्कार, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, जो काव्यशास्त्र में काव्य कहते, उनमें अभ्यास सब इंटरनेट पे कर सकते हैं।
छोटे छोटे बच्चों की कहानियां आप उनको बोले कैसे, किस भाषा में, स्पेनिश में, जर्मन में, असमिया में, बंगला में, भारत, तो उनके बोलते हुए बच्चों को कहानी सिखाती नहीं। फिर करेक्ट एक वर्जन आपने नहीं बोला तो फिर वो कहेगा रिपीट कीजिए, और वो बोल के भी सुनाएगा। वॉइस असिस्टेंट और एआई ने, अब आप ओके गूगल मुझे खाना बनाना सिखाओ, हिंदी में कह सकते हो, जवाब भी हिंदी में मिलेगा। एलेक्सा, सीरी जैसे वॉइस असिस्टेंट भारतीय भाषाओं को तेजी से समझने लगे, क्योंकि भारतीय लोग इनका इस्तेमाल करने लगे। और आपका यदि इंटरनेट खुला है तो एआई सब आपके साउंड को, जितने तरह की आपके उच्चारण है उनको करें। तो वैश्विक मंच पर भारतीय भाषाओं की उपस्थिति 7:10 हो गए हैं, वो बहुत अच्छी है। अमेरिका, कनाडा, यूके, फिजी जैसे तमाम दुनिया के देश हैं, इनमें न सिर्फ बसे भारतीयों ने अपने संस्कार से, बल्कि इस डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी मातृभाषा से जुड़े रहने में सफलता पाई है। उनकी संतति भी अब यूट्यूब, पॉडकास्ट और डिजिटल पुस्तकों के जरिए भाषा, कविता और संस्कृति से जुड़ रही है। विश्वविद्यालयों में, तमाम दुनिया के देशों में विश्वविद्यालयों में हिंदी, तमिल, बांग्ला, संस्कृत, तेलुगु की पढ़ाई हो रही है। पत्रिकाएं निकल रही हैं बड़े स्तर पर। वहां पर रचनाकार, जैसे अमेरिका में ही लगभग 200 लेखक हैं, आप कल्पना कीजिए, हिंदी के लेखक हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर हिंदी में पत्रिकाएं या भारतीय भाषाओं में ना लिखी जा रही। बड़े व्यापक लेख। पहला जो वेब दुनिया जिसको छिजरानी जी ने बनाया था, जो नई दुनिया अखबार का था पहला पोर्टल, अब समाचार पत्र आप देख सकते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है। इसके कारण ही जय भीम तमिल और पाताल लोक हिंदी और सोराई पोट्रू तमिल जैसी क्षेत्रीय फिल्मों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ठीक है, इसकी चुनौतियां भी हैं, तकनीकी संसाधनों की अभी बहुत सी ऐसी असमानता है, सॉफ्टवेयर बहुत से एक दूसरे में नहीं इनबिल्ड हो सकते हैं। यानी हम जिन देशों में एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइसेस नहीं, उनकी अपनी समस्या है। एआई मॉड्यूल्स हैं, उतने परफेक्ट नहीं है। हिंदी संसाधन बांग्ला के लिए, यानी हिंदी में जो संसाधन है बांग्ला, यानी क्षेत्रीय भाषा। डिजिटली जो भाषाई भेदभाव है, जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म अब भी कई भारतीय भाषाओं को उसी में समर्थन देते हैं। शहरी और ग्रामीण डिजिटल खाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच उतनी अभी अच्छी नहीं है। तकनीकी साक्षरता और कंटेंट की कमी है। भाषाई मानकीकरण का अभाव हम मान सकते हैं कि भाषाओं की टाइपिंग और उच्चारण में कई तरह की बाधाएं। लेकिन भविष्य की दिशा बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि भारतीय स्टार्टअप्स की भूमिका जो है इसमें अग्रणी रहेगी। भाषाओं के स्टार्टअप में मैं हैदराबाद फ्लू गया था तो सारे पीजी के बच्चे 80-80 हजार में काम भी कर रहे हैं और एमए में पढ़ रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 80 हजार तो हिंदी के मास्टर का वेतन नहीं मिलता था। लेकिन अब सब बालेन शर्मा दधीच जी से बात होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय भाषा निदेशक है, वो हमारे बीओएस के मेंबर हैं, हमने कॉरपोरेट से भी उसमें रखा। तो कहते हैं कि अब बहुत काम है और इसमें बहुत से लोगों की आवश्यकता है, खासकर ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन तो एक उद्योग है और मशीन ट्रांसलेशन के जितने परफेक्शन के हैं, तो ये थोड़ा भी भाषा का संस्कार है तो उनकी आवश्यकता है। कई भारतीय स्टार्टअप क्षेत्रीय भाषाओं में एआई, चैट बॉक्स, डिक्शनरी, वॉइस रिकॉग्निशन और अनुवाद उपकरण बना रहे हैं, जैसे रेवरी, कू, इंडिक, एआई आदि। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय और भाषिक डेटाबेस की तैयारी का काम हो रहा है। आपको मालूम है जितनी पांडुलिपियां हैं हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से लेके, और आप जो भारतीय पांडुलिपि डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और सबको उधर ले जा रहे बड़े स्तर पर इसकी। तो सरकार के प्रयासों से भारतीय भाषाओं की पुस्तकें
वन नेशन वन जर्नल की बात हो रही है, ऑडियो बुक्स, ग्रंथ डिजिटल रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, पांडुलिपियां जो सब तक नहीं थी वो भी पहुंचेंगी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान इसमें अग्रणी योग दे रहा है, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, सीडेक पुणे के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं जिनमें कवि कुलु गुरु कालिदास राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, उनके पास संस्कृत की बहुत यूनिक, और सिर्फ संस्कृत की नहीं, ऐसी भी भारत की पांडुलिपियां हैं जिनकी मैन्युस्क्रिप्ट को अभी पढ़ा नहीं गया है, वो भी संरक्षित है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एआई के माध्यम से ये सब जो है और सरकार के प्रयासों से हम बहुत आगे बढ़े हैं। मशीन लर्निंग और भाषिक मॉडल में ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संगठन भारतीय भाषाओं पर आधारित बड़े भाषा मॉडल बना रहे हैं जो अनुवाद, संवाद और विचारों की सहज अभिव्यक्ति में निश्चित रूप से हमें मदद करेंगे, कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं निष्कर्ष रूप में कि तकनीक युग ने भारतीय भाषाओं को नए पंख दिए हैं। अब ये केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, ज्ञान, पहचान और आत्माभिव्यक्ति का डिजिटली रूप बन चुकी है। यदि हम तकनीक को समावेशी बनाएं, भाषाओं को संकीर्णता से बाहर निकालें और नीति निर्माण में भाषाई विविधता को प्राथमिकता दें, तो भारत की भाषाएं न केवल लंबे समय तक जीवित रहेंगी बल्कि विश्व मंच पर गर्व से बोलेंगी, गाएंगी और गूंजेंगी। मुझको आप लोगों ने इतना सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फुटकर रूप में, शूत रूप में थोड़ी बहुत जो भी बातें कह सका हूँ, कुछ काम की हो, तो मेरा ये समय सार्थक होगा। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खासकर उमेश जी को। और इतने बड़े लोग जुड़े हैं, इसमें बहुत से मेरे मित्र भी हैं, ऋतु मैम, आशीष जी, वेंकटेश्वर जी बड़े सीनियर आदमी हैं, कृष्णा जी अभी जुड़े हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे लिए सभी लोग आदरणीय हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा ही सारगर्भित आपका व्याख्यान निश्चित रूप से हम सबके लिए समादरणीय है, अनुकरणीय है और सीखने की प्रेरणा देने वाला है। आपने विविध जो भारतीय प्रकल्प चल रहे हैं भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए शासकीय प्रयास, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रयास और विभिन्न जो नवाचारी कदम हैं जिनके द्वारा हम उनको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी युग वास्तविक युग बन चुका है। अब तकनीक से अपरिचित हुए या तकनीक से मेल अगर हम नहीं अपना मिलाएंगे तो हम पिछड़ ही नहीं जाएंगे, बल्कि हम कहाँ हैं अपने आप को खोज नहीं पाएंगे। आपका आज का वक्तव्य हम लोगों को ये दिशा निर्देश देने वाला है कि किन संस्थाओं के द्वारा कौन से कार्य किए जा रहे हैं। आपने अभी अभी बताया कि कैसे अभी भी ऐसी पांडुलिपियां संरक्षित हैं जो पढ़ी नहीं गई हैं। कितना अभी कार्य किया जाना बाकी है। एक तरफ हम तकनीकी युग की बात करते हैं और हमारी ज्ञान निधियां, ज्ञान राशि इतनी भरी पड़ी हैं कि अभी जिनको डिकोड नहीं किया गया है, अभी पढ़ी तक नहीं गई है। तो आपके द्वारा दिया गया उद्बोधन हम लोगों को ये प्रेरणा देने वाला है कि कैसे अभी इस क्षेत्र में और कार्य किया जाना चाहिए। मैं इस मंच की ओर से, अपने आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय जयशंकर बाबू सर की ओर से, इस पटल की ओर से आपका पौना पुण्यन में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने अपना व्यस्ततम समय में से समय निकाला और हम लोगों को एक नई दिशा प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम बहुत आभारी हैं। मैं अपने मंच पे जुड़े हुए साथियों से आग्रह करूंगा, यदि वो सर से कुछ और जानकारी चाहते हैं, किसी विषय पर उनकी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करके एक एक करके अपनी बात सर से रखें, क्योंकि सर ने प्रारंभ में थोड़ा समय का भी निर्देश दिया था हम लोगों को। अभी थोड़ा समय है, उसका सदुपयोग किया जाए। आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासाएं स्वागत योग्य हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं।
या आज का जो विषय है तकनीकी युग में भारतीय भाषाएं एक वैश्विक परिदृश्य, इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको लग रहा है साझा करना उचित है तो आप प्लेटफॉर्म पे अपनी बात को साझा भी कर सकते हैं। आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर वीरपाल यादव सर जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। स्वागत है। दुबे सर। जी सर, स्वागत है। जी जो आज के वक्ता हैं बहुत अच्छा व्याख्यान था, उपयोगी, और कार्यक्रम के जो आयोजक हैं जयशंकर बाबू सर और उमेश जी और हेमा मैडम, सभी और आपका विशेष धन्यवाद। मेरा सर से तो प्रश्न नहीं है, उमेश जी से थोड़ी सी जिज्ञासा है कि जो परीक्षा होने वाली है 18 तारीख को, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आप जब बता रहे थे थोड़ा लेट जुड़ा, तो उसके बारे में थोड़ा सा किस तरीके का वहाँ ध्यान रखना है और थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डाल सके, बस यही एक जिज्ञासा है। जी बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा। अभी मैं निवेदन करता हूं कि एक बार प्रश्न उत्तर का जो हमारा सत्र है वो खत्म हो जाए, अध्यक्षीय भाषण हो जाए, उसके बाद जो भी आप लोगों की जिज्ञासाएं रहेंगी परीक्षा से संबंधित सभी जिज्ञासाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा। मैं डॉक्टर कृष्णा आर्या। डॉक्टर सिंह जी ने जो इतिहास की, महाभारत की, रामायण की, अन्य प्रसंगों की जो बातें की अपने वक्तव्य में, तो मुझे अच्छा लगा। और लोकगीतों के साथ प्रसंग, ऐतिहासिक प्रसंग और सामाजिक मुद्दे हैं वो कूट कर रहे हुए हैं। तो हर क्षेत्र के लोकगीत अपने इलाके की विशेषताओं को, इतिहास को, संस्कृति को लेकर के चलते हैं। तो लोकगीतों के अंदर जो लोक शब्दावली है, जो लोक भाषा है, उन सब के संरक्षण के लिए एक अच्छा कार्य होना चाहिए और हो भी रहा है। बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। तो वीरपाल सर जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें अपने वक्तव्य के माध्यम से। मैं आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। मैम, मैं तो सोच रहा था कि जो हरियाणा में आप ऐसा काम कर सकती हैं कि जो पुराने भजन गाने वाले लोग थे, भजन जो उनकी लोक की धुन में थे, वो डिजिटल फॉर्म पे पुराने लोगों का कलेक्शन, आप जैसे नए लोग तो हैं, लेकिन पुराने लोगों का जो राग होता था, उनका जो सुर होता था, उनका जो उतार चढ़ाव अवरोह होता था, वो धुनें पुरानी सब मरती जा रही हैं। तो उसके संरक्षण का कुछ काम करना चाहिए मैडम, और उस पे हम लोग कर सकते हैं हरियाणा की बोलियों में। तो वो बहुत जरूरी काम है, महत्वपूर्ण काम है। आप इसमें सहयोग कर सकती हैं, हम लोग मिलके करेंगे कम से कम ऐसे कुछ प्रकल्प। बिल्कुल पूरा सहयोग कर सकते हैं। हम हैं लोक शब्दावली, जो लोक भाषा है, लोकगीत, रागनी, गाथा, ऐतिहासिक, ये परंपरागत लोकगीत, त्योहारों के गीत और उत्सवों के गीत, परंपराओं के, ये सब अपने लोक भाषा को और लोक धुनों को लेके चलते हैं। हर लोक गीत की धुन अलग मिलेगी, बहुत टफ और टिपिकल होगी। तो इसलिए इनका कार्य होना चाहिए और मैं उसमें पूरा सहयोग कर सकती हूँ। जो भी साथी जहाँ से भी इस विषय पे कार्य करेंगे तो मैं उनको पूरा योगदान दूंगी इसमें। मैं लोक धुनों के बारे में अच्छा मेरा रिसर्च रहा है, यही मेरा टॉपिक पीएचडी का था, तो मुझे नजदीक से जानने, सुनने, समझने का अवसर मिला। और मुझे ये इस बात का भी कि आजकल जो माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो हम लोग की तो लोग मिला दे, उसके अंदर आधुनिकता को घुसेड़ देते हैं, तो उसका जो पर एक्चुअल में रूप होता है, वास्तविक रूप लोग वो अधिक प्रभावित होती हैं। उन दोनों का तो समझा जाना चाहिए। और एक ऐसे गीत होते हैं सर, 12 मासा गीत बोलते हैं, 12 महीनों के गीत मिलेंगे, 12 ऋतुओं के गीत मिलेंगे, 12 की 12 धुन अलग होंगी और 12 उसके अंदर होंगे, यानी हर गीत के अलग धुन है। तो ऐसे परंपरागत बहुत ही विलक्षण किए जा सकते हैं लोकगीत में, और इसमें हमें काम करना चाहिए और मैं उसे योगदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिज्ञासा नहीं है पर एक अनुभव है। सर ने इतना बढ़िया आज हमें बताया, इतनी विस्तृत जानकारी दी और हर पहलू, भाषा प्रौद्योगिकी हर पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित किया। देखिए हम सूरीनाम लोग जो हैं, अब मेरे बच्चे 5वीं पीढ़ी हैं। जैसा कि सर ने कहा था, जो गिरमिटिया यहाँ गए थे भारत, वो गुटका रामायण ले गए थे, तो उस समय तक पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी तक तो याद था कि हाँ हम कहाँ से आए हैं, दादा दादी कहाँ होंगे, लेकिन उसके बाद वो यादें धुंधली होती गई और उन यादों को पुनः जीवित किया हमारी इस टेक्नोलॉजी ने, कि आज हमारा जो कह लीजिए पूरा परिवार का जो विवरण है, आप इंटरनेट के जरिए हम फिर से अपने पूर्वजों के देश से, उनके गांव से या परिवार से हम दोबारा से मिल पा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये इस बहुत टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हुआ, तो बहुत बहुत बड़ा हाथ है इस नई टेक्नोलॉजी का। बस इतना ही कहना चाहूंगी और बहुत ही बढ़िया था। बल्कि मैं सोच रही थी, अच्छा मैं बीच में लंच पॉज था तो मैंने कहा फटाफट कैमरा बंद करके सुनूंगी, पर आप इतना बता रहे थे इतने विस्तार से एक एक चीज को, तो मन किया नहीं, कैमरा बंद करके नहीं, कैमरा ऑन करके ही सुनूंगी, चाहे सब मेरी रसोई देखें फिर भी सुनूंगी। बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा भाषा का भोजन से गहरा रिश्ता है। सही है। बीरपाल साहब को केवल मैं बधाई देना चाहूंगा। खाली प्रश्न तो पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में तो आप अनुभवी हैं। और जिस प्रकार रितु मैडम ने कहा था, क्योंकि आप जो विभिन्न भाषाओं की जो उनकी जो उत्पत्ति विकास से लेकर और टेलीग्राम प्रथा से लेकर और चैटबॉट और पॉडकास्ट प्रथा तक आपने जो जानकारी दी है, और संस्कृति संस्कार के आधार पर जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में शब्द बनते हैं और उसका उच्चारण का जो उसका जो उद्भव होता है आरोह और अवरोह के आधार पर, और इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ें आपने, क्योंकि एक विश्वविद्यालय में रहकर तकनीकी क्षेत्र में इस प्रकार का जो एक अनुभव हासिल कर आप विद्यार्थियों को अवगत कराना और इसी प्रकार साहित्यकारों को, भाषाविदों को अवगत कराना सचमुच एक तकनीकी सेवा मानी जा सकती है। और विशेषकर यह एक तकनीकी मंच है जो जयशंकर बाबू जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, और उमेश जी इसका बागडोर भी संभाल रहे हैं, और अंशुल जी भी बहुत योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप जैसे विद्वानों को सुनने में, केवल हम तो तकनीक विशेषज्ञ नहीं है लेकिन सुनकर थोड़ा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। पुनः एक बार आपको बधाई सिंह साहब। और सचमुच में आदरणीय डॉक्टर जयशंकर बाबू जी और अंशुल जी और उमेश जी का ये सचमुच में ही बहुत सराहनीय कदम है कि देश विदेश से भी लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं। और अभी जो आपका स्वयं शिक्षा वाला जो अभियान आप लोगों ने चलाया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी भी जुड़े हैं इसमें। तो इस तरीके के कार्यक्रम अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम है जो होना चाहिए, और आप लोगों ने ये शुरुआत की है तो ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। हर बार अलग लोग आते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो उससे हम लोगों को और नई नई बातों के बारे में पता लगता है, जो ऐसा कहूँ कि विदेश में बैठ के हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं मिल पाती इंटरनेट से या उससे, जो हम जैसे अभी हमने आमने सामने सुना सर को, बीरपाल सर को सुना, तो जब हम आमने सामने सुनते हैं तो और ज़्यादा हम लोगों को जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। अब 7:30 हो गया है अंशुल जी। और 7:30 हो गया है। मैं प्रतिभागियों से कहूंगा कि यदि कोई और इच्छुक हो तो एक व्यक्ति और चर्चा कर ले, यदि कोई है, क्योंकि सर ने पहले ही अपने समय के बारे में बता दिया था कि सीमित समय रहेगा। कोई और अगर प्रतिभागी बात करना चाहे तो मैंने सर से निवेदन किया है, उनकी बात को भी मंच पे रखा जा सकता है।
और नहीं तो फिर हम लोग सीधे कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर चलेंगे। जी, तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ उमेश जी, किसी का न तो हैंड रेज दिख रहा है और ना ही माइक अनम्यूट है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो प्रश्नोत्तर का जो सत्र है यहीं विराम लेता है। तो एक बार पुनः मैं समादरणीय प्रोफेसर वीरपाल यादव सर का मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं सीधे चलूँगा कार्यक्रम की अध्यक्षता की ओर आदरणीय जयशंकर बाबू सर की ओर कि वो कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। मैं परमादरणीय आचार्य वीरपाल सिंह साहब के प्रति श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हूँ। उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और सर, पूरी सर। तन्मयता के साथ जो है तो भाषा और तकनीक के माध्यम से भाषा का अंतरिक्ष यान करते करते हमें भी करवा दिया। और विशेषकर तो आजकल हम लोग जो सेंटिमेंट एनालिसिस करवाते हैं बच्चों से, तो आपका सेंटिमेंट एनालिसिस हम करें, 99% सकारात्मक बातें ही आपने कही, बिल्कुल, और नकारात्मक बिल्कुल कोई बात नहीं रही। और नकारात्मक तो चूंकि गुरु शिष्य को ही दंड दे सकते हैं, तो शिष्यों को लेकर 1% जो है आपने कहा, और फिर बाकी जो भी नकारात्मकता है उसको चुनौती में आपने कह दी है। तो बहुत बड़ी प्रेरणात्मक बातें आपने कही है और इतने पक्षों को आपने बहुत ऐसे ढंग से आपने बताया कि मैं इसके कोई शब्दों में उसको नहीं समेट सकता। और विशेषकर मैं अंतिम वक्ताओं से बात शुरू करते रहता हूँ। वेंकटेश्वर राव जी ने भरपूर हमारे लिए समय निकाला, वे हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और विशेषकर हमारे इस पाठ्यक्रम की एक समर्पित जो लर्नर है, शिक्षार्थी सांद्रा जी की गुरु डॉक्टर रितु जी जो जुड़ी है, तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, क्योंकि एक विदेशी छात्रा लगातार इतनी समर्पित भावना के साथ हमारे साथ जुड़ी है, तो उसका श्रेय डॉक्टर रितु जी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी तत्परता उनमें पैदा की है कि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। और उन्होंने बहुत कहा कि पहली बार उन्होंने तो एक शोध आलेख लिखा और उसको प्रस्तुत करने का मौका मिला, और उसको भी वो इतनी प्रसन्न थी कि उनको प्रमाण पत्र मिला है इसका। तो श्रेय वाह। तो उमेश जी को जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी गोष्ठी होती है उसका प्रमाण पत्र जानने में काफी समय लग जाता है। पूरा श्रेय उमेश जी को देता हूँ, उनका श्रम, उनकी तत्परता जो है। तो अब रितु जी ने जो प्रेरणा दी है, तो उस प्रेरणा को सार्थकता सांद्रा जी में मिली है। और कृष्णा आर्य जी, जब से हम ऑनलाइन में कोरोना काल में, वैसे ऑनलाइन की बात जब पूरे विशेषकर जब वीरपाल सिंह यादव साहब ने 3 शब्दों से, जैसे पहचान, परंपरा और भविष्य जो कही आपने, तो उस परंपरा में बात कहें तो हम 90 के दशक से ही ऑनलाइन थे, लेकिन कोरोना पीरियड में तो लाखों करोड़ों लोगों को ऑनलाइन कहलवाने लगा। विशेषकर स्मार्टफोन ने उनको इस दिशा में फिर आगे बढ़ा दिया। लेकिन कृष्णा जी जो है हमारे साथ लंबे अरसे से जुड़ी है, और कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें जरूर उनका मतलब गायन होता था। आज संयोग है आप हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उन्हीं के हम कहें कि सुंदर गायन से जो हुआ और उनको आपने जो प्रेरणा दी है, तो उसको मैं दोहराना चाह रहा हूँ। कृष्णा जी, आपको वीरपाल सिंह यादव जी ने, तो जैसे आपकी जिज्ञासा सुबह जो है पंक्तियों में मेरे पास आई थी, वो अभी आवाज में आपके साथ फिर मिलकर आपके कान तक पहुंच रही है, क्योंकि जवाब मैंने नहीं दिया था आपको, बस एक तंब दिखा दिया था वहां पे।
तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको कई सारे अच्छे अवसर मिल रहे हैं। देखिए, जैसे आचार्य बीरपाल सिंह यादव जी ने कहा, आप हमारे साथ जुड़कर कार्य कीजिए। निश्चित तौर पे जो आपके हरियाणा के गीतों का, लोक गीतों का संरक्षण करने का बहुत बड़ा दायित्व वे आपको देना चाहते हैं। आप उनके साथ जुड़कर पूरे हरियाणा में जो एक परंपरा, एक पीढ़ी रही है, तो जिसके डिजिटल संरक्षण की भूमिका आपको इस मंच के माध्यम से सर ने जो कहा, आप उनकी वैसे सर्वप्रथम शोध छात्रा रही है, ये बात तो सही है, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे इस मंच के माध्यम से आपको सबसे बड़ा दायित्व मिल गया। तो ये आपके उस शुरुआती जो मंगल वचन गायन से ही ये आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। और विशेषकर जैसे मैंने कहा, हमारे सेंटिमेंटल एनालिसिस में हम लोग आमतौर पे देखते हैं, क्योंकि उमेश जी को पता है अभी जैसे हमारी परीक्षा शुरू होने वाली है 18 तारीख, उनको काफी मतलब सहना पड़ेगा। कम से कम 50 लोगों के हॉल टिकट डाउनलोड करके देना पड़ेगा। स्थिति ऐसी है कि लोग विशेषकर हिंदी के, जैसे आपने कहा बीरपाल सिंह यादव साहब को मैं मानता हूं, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे ग्रामीण प्रदेशों में गया जहां लोग, जो अनपढ़ लोग भी है, आज स्मार्टफोन के माध्यम से और कई सारे तकनीकों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल वो अनपढ़ भी आपको समझा देगा कि किस बटन को आप दबाएं, क्या करें। तो और बच्चे ऐसे हैं कि मतलब आप कहिए कि 7-8 महीनों के बच्चे इतने बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल है, तो आप पूरा का पूरा दुनिया का भ्रमण वे करके दिखा देंगे, आपको करवा देंगे आपका। तो ये तो है। तभी आपने जो कहा कि तकनीक ने भाषाओं का डिजिटल अंतरिक्ष में प्रवेश दिला दिया, डिजिटल अंतरिक्ष में प्रवेश ही नहीं, पूरा उसमें है ना, अब क्या क्या डिजिटल दुनिया हम लोग तभी कहते रहते हैं। तो आपने विशेषकर इंटरनेट जब से मतलब आ गया, तो निश्चित रूप से आपने कहा भाषा को पंख लगे, तो भाषा के उन आयामों पर आपने स्पर्श किया है तो जिस ओर हम लोग कम ध्यान देते रहते हैं। हाँ, हम उन नकारात्मक पक्षों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो हो रहा है उसको आपने संकेत रूप में 1% में कह दिया, जैसने आपने निज भाषा उन्नति है कहने वाले अपने भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर राहुल सांकृत्यायन, विनोबा जी और यहाँ तक कि बापू जी, सबके नाम लेते हुए आज विद्यार्थियों की जो स्थिति है, निश्चित तौर पे मैं अक्सर कल परसों जब तमिल विभाग में एक जो अनुसंधान से संबंधित समिति की बैठक में जब अपनी बात रखनी पड़ी, तो मैंने देखा कि वहां के शोधार्थी जो है केवल एक ही भाषा दिल्ली में पढ़कर आया, ना हिंदी जानता है ना अंग्रेजी जानता है। चलिए, वो तमिल के विद्यार्थियों की बहाने नहीं कह रहा हूं मैं, हिंदी के विद्यार्थियों के बहाने कहता हूं। मेरे पास हिंदी प्रदेश के भी विद्यार्थी कई है और बिल्कुल यहाँ की भाषा वे बोलते नहीं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो मतलब जो दिल्ली में रहकर आया वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, और वहां से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं 5 साल 6 साल के बाद, फिर भी तमिल नहीं बोल रहे हैं, वही पाप है। तो मेरे पास एक उदाहरण ऐसे आया था, हमारे यहाँ एक विदेशी विद्यार्थी आया था और मुश्किल से वो 3-4 महीने यहाँ रहा, और मैंने देखा उनकी इतनी प्रतिभा कि जब मुझसे बोल रहा था तेलुगु बोल रहा था, तेलुगु लिख रहा था, कन्नड़ बोल रहा था, कन्नड़ लिख रहा था, तमिल बोल रहा था, तमिल लिख रहा था, और मलयालम बोल रहा था, मलयालम लिख रहा था। उसका काम इन भाषाओं से संबंधित बिल्कुल नहीं था, तो वो संस्कृत का काम कर रहा था। उन्होंने कहा मैं भारत आया हूं, मुझे भारतीय भाषाएं भी सीखनी चाहिए, मैं जिस प्रदेश में हूं वहां की भाषाएं मैं सीखूं। तो इस प्रकार की जो प्रेरणा कुछ विद्यार्थियों में, कहीं बहुत बिल्कुल ऋतु त्यागी जैसे, ऋतु जी जैसे लोग जो हैं वहां जो प्रेरणा जगा रहे हैं, तो वैसी प्रेरणा कहीं विदेशों में है, लेकिन यहाँ कम हो रही है। इसी की चिंता आपने जो जताई है, निश्चित रूप से ये हम आए दिन इसका सहन कर रहे हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी ने जो कुछ परिवर्तन लाया,
तो उसको एक निश्चित क्रम में अपने 90 के दशक से लेकर आज तक, यहाँ तक कि अपनी पीढ़ी से, जैसे आपने अपने पिताजी को याद किया इस बहाने कि कोई किताब चाहिए तो आप पूरा आप लिख लो कहते थे उस जमाने में, आज स्कैन कर लो कह देते हैं। तो इतना परिवर्तन है, स्कैन भी नहीं करते तो कहीं ढूंढ लो, गूगल कर लो, मिल जाए। तो ये स्थिति आई है। निश्चित रूप से हम आपको फिर से सुनना चाहेंगे। मैं आमतौर पे जो वक्ता बोलते हैं उनकी बातों पे कुछ खंडन करते हुए कुछ बातें जोड़ता हूं, लेकिन मैं ये आपके साथ नहीं कर रहा हूं, कारण आपने निश्चित रूप से भारतीय परंपरा के साथ न्याय किया। विशेषकर 22 मान्य भाषाएं और 100 से अधिक प्रचलित भाषाएं, और आपने सही कहा कि 1900 से ज्यादा जो बोलियां हैं, तो इनके संरक्षण की जो प्रेरणा आपने दी है इस मंच को, उसी प्रेरणा से ये कोर्स बना हुआ है। और इस कोर्स का लक्ष्य वही है कि हमारे विद्यार्थी तो अपने मन में वो धारणा पैदा करे कि मैं अपनी वाणी को, है ना, मतलब जीवित रखूं और भविष्य उसको दूं, और भविष्य में भी वो जीवित रहे, उसको अमृतत्व दो। तो वो अमृतत्व देना है तो आज डिजिटल माध्यम से हम दें। निश्चित रूप से जैसे आपने कहा परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन हमने देखा, पूरी दुनिया बदल रही है, कई भाषाएं बदल रही है, लेकिन भाषा के वो संस्कार और वो तकनीक, और विशेषकर आपने जो प्राकृतिक परिवेश की बात कही है, तो उस दृष्टि देखें तो निश्चित रूप से हमारी भाषाओं को बचाने से संबंधित हमारा जो दायित्व है, उस दायित्व का बोध आपने निश्चित रूप से अपने व्याख्यान से कराया। और ये हमें पूरा बल मिल रहा है कि हम अपने फर्दर जो भी हम लोग भविष्य में जो कार्यक्रम करेंगे, उसमें आपका ये जो सकारात्मक जो पक्ष आपने हमें दिया, तो उसको ज्यादा बढ़ाते हुए लोगों में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। हाँ, मैं जो जिस नकारात्मक पक्ष को देखता रहता हूँ, वही मतलब इसी टेक्नोलॉजी ने, तो जो मुझे दिखता है कि जरूर आपने जिस मिस्टर बीन के मूक कार्यक्रम के माध्यम से जो भाषा दुनिया में पहुंच रहे हैं, वो तो सही है, लेकिन वास्तव में वर्तमान में मतलब दुनिया उस दौर में जब हम हाथ से लिखते थे साफ साफ, तो कुछ गलतियां होती थी, हमारी उंगलियां टूटती थी और सही हो जाते थे। तो लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। तो आज के दौर में बहाने हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि मैं पत्रकार रहा, हम लोग कलम उठा के लिखते थे और उसको आधी रात तक हम लोग, जब तक परफेक्ट प्रूफ नहीं होता तब तक हम लोग प्रेस से नहीं निकलते थे, वो दौर था। तो आज का दौर ऐसा नहीं है, हम मशीन के भरोसे छोड़ रहे हैं। और जिस मशीनी अधिगम की आपने बात कही, हाँ, मशीनी अधिगम का दौर है, भरोसा मशीन पर छोड़ते हुए हम जब भाषाओं को मशीन के अधीन कर दें, निश्चित तौर पे एक और भी दुनिया पैदा हो सकते है, ऐसा अनुमान है। तो उस दुनिया में हम कहेंगे कि हम कभी भाषा बोला करते थे, आज मशीन बोलते हैं, मशीन के माध्यम से हम भाषा सीख रहे हैं, हमारी भाषा हमारे पास नहीं रही। वो पक्ष भी रहेगा, कारण हम लोग जब तक इतने सेंसिटिव नहीं हो पाएंगे कि हमारी भाषाएं जब हम नहीं बोलते, वो भाषाएं निश्चित रूप से विलुप्त हो जाएंगी। वो सेंसिटाइजेशन आपने सकारात्मक दृष्टि से हमें पैदा किया है, तो आपके प्रति पुनः मैं नतमस्तक हूं। और आपने तमाम आयामों पे हमारा ध्यान दिलाया, और जो परिवर्तन का दौर है उसको लेकर आपने काफी विस्तार से परंपरा से लेकर आज तक आपने कहा। शायद आपके यहाँ नेटवर्क की कमी की वजह से आप अभी 1 मिनट के लिए नहीं जुड़े रहे, तो फिर भी मैं पुनः आपके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और डॉक्टर रितु जी के प्रति, डॉक्टर कृष्णा जी के प्रति, और डॉक्टर वेंकटेश्वर राव जी के प्रति, और अपने अनुज भाई डॉक्टर अंशुल जी के प्रति, उमेश जी के प्रति, और तमाम और मित्रों के प्रति, सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और क्योंकि हम लोग चाहते हैं तो 1 घंटे भर में इसको बंद करें, कभी होता नहीं है कार्यक्रम, हमेशा 2 घंटे पार करके ही रहेगा। तो आज भी वही स्थिति है, और उमेश जी को और भी कई सारे सवालों के जवाब देने का रह गया, इसलिए मंच उमेश जी को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। जी सर, इस रिकॉर्डिंग मिलेगा ना, हम की वजह से बीच में छूट गया तो सुनने में।
कृष्णा जी, वो पूरा काम उमेश जी कर रहे हैं। जो छूट गया वो सारा आपको आज ही रात मिल जाएगा, नहीं तो कल सुबह आप आराम से सुन सकती है, निश्चित रूप से। आप जुड़ जाइए, उमेश जी आपको लिंक दे देंगे। आज मैं आपको सारे लिंक शेयर नहीं कर पाया, लिंक दे देंगे, उस मंच से आप जुड़ जाइए, यूट्यूब मंच से आपको व्याख्यान मिल जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं अंशुल सर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार औपचारिक रूप से आप अपनी बातें रखें, उसके बाद तो फिर अंतिम रूप से मैं अपनी बातें रखूंगा सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय जयशंकर बाबू सर को दूंगा। इन्होंने पूरा गागर में सागर, मुझे याद है कि जब आप कोई मीटिंग ऐप से मीटिंग लेते हैं तो एक रिकैप रहता है कि पूरे कार्यक्रम में टोटल क्या चला और उसको कैसे हाईलाइट करना है। तो सर ने वो बहुत अच्छे से समराइज किया कि यदि कोई सत्र में लेट जुड़ पाया हो तो वो भी इस चीज़ से परिचय प्राप्त कर सके कि कार्यक्रम में आखिरकार आज किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद चूंकि प्रतिभागियों की एक जिज्ञासा है, प्रश्न कैसे रहेंगे, एग्जाम का क्या पैटर्न है, एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा, कई जो रिलेटेड क्वेरी हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोर्स के रिलेटेड जो भी क्वेरी हैं हम हमारे भाई उमेश प्रजापति की ओर चलें कि वो कार्यक्रम में लेकर के जो भी मूक्स कार्यक्रम जिसमें लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी क्वेरी को वो बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे और पूरा अपना समय देते हैं। तो मैं एक बार पुनः जो है अपने साथी उमेश कुमार प्रजापति जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि हमारे साथियों की एक एक करके जो भी उनकी क्वेरी हैं या चैट बॉक्स में आई हुई हैं उनका समाधान प्रस्तुत करें आदरणीय उमेश कुमार प्रजापति जी। सर बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले तो मैं श्रद्धेय प्रोफेसर वीरपाल सिंह यादव सर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं बताऊं, मैं लगातार पिछले 4-5 सप्ताह से मैं सर से संपर्क कर रहा था कि सर आपका एक वक्तव्य हो इस पटल पर, ताकि हमारा पटल समृद्ध हो सके। जैसा कि बाबू सर का एक संकल्प है कि इस ज्ञान एक को महायज्ञ में परिणत करना है हम लोगों को। मैं सोचा अगर सर का इसमें थोड़ा अगर मार्गदर्शन मिलेगा, पटल को सर के व्यक्ति रहेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा पटल थोड़ा समृद्ध होगा। और वास्तव में सर का व्यस्तता इतना था कि लगातार सर तो हाँ बोल रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ कार्यक्रम आ जा रहे थे, कुछ न कुछ उच्च स्तरीय बैठक आ जा रही थी, या सर का यात्रा कहीं प्रदेश से बाहर हो जा रहा था, जिसकी वजह से सर समय नहीं दे पा रहे थे। और सर ने परसों मुझे बोला कि नहीं, इस बार हम समय देंगे, और सर का विशेष रूप से सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं आज भी उमेश जी प्रोग्राम से पहले और बाद में भी और बीच में भी मैंने कहा मैं बाद में आऊंगा, अभी नहीं, अभी मैं प्रोग्राम में 10 लोगों को अभी डिपार्टमेंट मुझे जाना भी है, तो जाना भी पड़ेगा। सर बहुत बहुत आभार सर। आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज इस पटल को समृद्ध किया, अपने अभिवक्तव्य से, अपने ज्ञान से आज इस पटल को प्रकाशित किया है सर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आगे चल के भी हम निवेदन करेंगे कि आपका मार्गदर्शन इस पटल को मिलता रहे, ताकि हम लोग अपनी संकल्पनाओं के अनुरूप चल सकें सर। बहुत बहुत आभार सर। आपका विशेष आभार, आप बहुत लगनशील हैं सर। इसी क्रम में मैं दो तीन और लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर ने, डॉक्टर जयशंकर बाबू सर ने अपने अध्यक्षीय भाषण के समय डॉक्टर रितु शर्मा महोदया का भी विशेष जिक्र किया, तो मैं एक संक्षिप्त परिचय मैं रख दूं कि डॉक्टर रितु शर्मा महोदया नीदरलैंड से जुड़ी हुई हैं, जो दक्षिण अमेरिका में है, और लगातार पिछले कई वर्षों से दक्षिण अमेरिका में भाषा का प्रचार प्रसार कर रही हैं। न केवल हिंदी भाषा का कर रही हैं, बल्कि वहां के डच भाषा का भी अपने यूट्यूब के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रही हैं, ताकि हम जैसे भारतीय लोग अगर किसी दूसरे विदेशी भाषा को सीखना चाहते हैं तो उनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सीख सकते हैं। आप मूल रूप से लेखिका हैं, अनुवादिका हैं, समीक्षक हैं, समाजसेवी हैं। आपको अनेकों पुरस्कार से, भाषा एवं साहित्य के अनेकों पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, और लगातार जैसा सर ने बोला कि आप अपने विद्यार्थियों को वहां पर इस प्रकार से आप उनको शिक्षित कर रही हैं, भाषा के प्रति उनको इस तरीके से तैयार कर रही हैं कि श्रीमती सांद्रा जी इसकी उदाहरण रही हैं कि उन्होंने पिछले जो हम लोग राष्ट्रीय संगोष्ठी किए थे, उस दौरान उन्होंने शोध पत्र का वाचन किया था, और बहुत अच्छे से भाषा प्रौद्योगिकी पर उन्होंने शोध पत्र का वाचन किया था।
तो मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही संक्षिप्त टिप्पणी डॉक्टर वेंकटेश्वर राव सर ने रखा। आप सेवानिवृत्त वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी रहे हैं और लगातार अभी भी आप इतने सक्रिय हैं कि जो हमारे जैसे जो नवांकुर राजभाषा सेवी हैं उनको आप अपने पुस्तकों के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से लगातार मार्गदर्शित कर रहे हैं। सर, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आता हूं, जैसा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि परीक्षा से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, जो अध्येता जुड़े हुए हैं, मैं संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। जैसा कि ए.के. साहू सर ने पूछा था, तो मैं 4-5 बिंदुओं को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एनटीए द्वारा आप लोगों का हॉल टिकट या यूं कहें प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आप लोग एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां से आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों को मिला था जब आप परीक्षा फॉर्म भरे होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालें और सिक्योरिटी कोड आता है, कैप्चा जिसको बोलते हैं, उसको डालें और आराम से ये 3 डिटेल्स डालने के बाद आप अपने हॉल टिकट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो एनटीए का वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट, आप exams.nta.ac.in/swayam बस इतना टाइप करना है। गूगल को या जो भी सर्च इंजन आप यूज करते हैं आप उस पर टाइप करें, आपके पास जो होम पेज खुलेगा और उस पर आप क्लिक हियर फॉर डाउनलोडिंग हॉल टिकट, वो ऑप्शन आएगा और आराम से उस पर कर सकते हैं। फिर भी जिन भी अध्येताओं को अगर दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे सोशल मीडिया जो ग्रुप्स हैं, आप अपने समस्या को वहां पर रखिएगा। हम लोग जिस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भरने में आप लोगों का मदद किए थे, उसी प्रकार से हॉल टिकट को भी डाउनलोड कराने में मदद करेंगे ताकि आप लोगों की समस्या का समाधान हो। लेकिन हमारा ये उद्देश्य है कि सबसे पहले आप लोग खुद करें। जब तक आप लोग खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप लोग सीखेंगे नहीं। अगर मैं डाउनलोड करके दे दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कल के दिन में आपको डाउनलोड कैसे करना है। अगर आप डाउनलोड करना सीख लेंगे तो कल के दिन में दूसरे को भी सिखाएंगे, अपने परिवार के बच्चों को भी सिखाएंगे, सदस्यों को भी सिखाएंगे, और यही इस पटल का उद्देश्य है। अब आते हैं, आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वो 18 मई 2025 को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया स्तर पर आप लोग जो भी परीक्षा केंद्र दिए हैं, आप लोग परीक्षा फॉर्म भरते समय 4 परीक्षा केंद्रों का नाम आप लोगों से पूछा गया था और मुझे जहां तक सूचना प्राप्त हुई है कि अधिकांश अध्येताओं को प्रथम परीक्षा केंद्र ही आवंटित किया गया है और उम्मीद करता हूं कि आपके घर के नजदीक वाला सेंटर ही आप लोगों को अलॉट किया गया है। तो आप लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम है 8 से 9 बजे के बीच में है। चूंकि ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा होगा, परीक्षा के पहले कुछ फॉर्मेलिटीज रहती हैं, जो सुरक्षा जांच रहता है, बायोमेट्रिक आपका मिलान करना रहता है, तो उन सब फॉर्मेलिटीज के लिए मेरा निवेदन है कि आप लोग अधिकतम 8:30 बजे तक अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। जो आपकी परीक्षा होगी, कई बार बताया गया है इस पटल के माध्यम से, श्रद्धेय डॉक्टर जयशंकर बाबू सर ने भी कई माध्यम से आप लोगों को सूचनाएं दी हैं कि परीक्षा में केवल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, अर्थात एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प रहेंगे। जिस प्रकार से आप लोग असाइनमेंट जमा किए हैं, आप लोगों को 15 सप्ताह के अंतर्गत 12 सप्ताह के असाइनमेंट जमा करने थे और प्रत्येक सप्ताह में 10-10 प्रश्न पूछे गए थे। तो जिस प्रकार से आप लोगों को एक प्रश्न पूछा जा रहा था, उसके नीचे 4 विकल्प आते थे और उसमें से जो सटीक उत्तर रहता था आप लोगों को उस पर क्लिक करना रहता था। ठीक इसी प्रकार से 50 क्वेश्चन एक एक करके आप लोगों का रहेगा। हिंदी माध्यम में यह पाठ्यक्रम है तो हिंदी भाषा में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे सटीक उत्तर पे आप लोगों को क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाना है, और लास्ट में जब 50 प्रश्न आप लोगों के हो जाएंगे तो उस पर सबमिट पे आप लोगों को वहां पर ऑप्शन मिलेगा, वहां पर सबमिट कर देंगे और इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को पूरा कर लेंगे। तो 3 घंटे का समय है, अर्थात 50 प्रश्न करने के लिए 180 मिनट का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों की बेहतरीन तैयारी के लिए डॉक्टर हेमा महोदया जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही हैं, उसको रुचिकर बनाने के लिए हम लोगों ने 45 सेकंड का समय निर्धारित किया है, ताकि आप लोग उस समय के अनुरूप आप लोग प्रश्नों का उत्तर दें। हम लोग और कम कर सकते थे, चूंकि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी प्रदेश के लोग ही उसमें भाग लेते हैं, हिंदी तर प्रदेशों के लोग भी भाग लेते हैं। कुछ वर्ड, कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि उनको समझना थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए 45 मिनट का एक मानक समय रखा है, ताकि सभी लोग, चाहे किसी प्रदेश के लोग रहें, सभी लोग आसानी से प्रश्नों को समझ सके और उसके बाद उसके उत्तर को दे सकें। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो दोबारा हम लोग इसका पुनरावृत्ति करा रहे हैं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का, अब पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा तो नहीं, पहले की अपेक्षा थोड़ी संख्या आप लोगों की बढ़ोतरी हुई है और सक्रिय लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और एक अच्छी तैयारी हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग नियमित रूप से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, आप लोगों को
जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सर ने पहले ही बताया था कि प्रश्न 3 प्रकार से होंगे। एक तो साधारण प्रश्न रहेंगे जिसको हम सिंपल प्रश्न बोलते हैं, दूसरा मॉडरेट प्रश्न रहेंगे, मध्यस्तरीय रहेंगे, और तीसरा थोड़े से टिपिकल टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो इन तीन तरह के प्रश्न रहेंगे 50 प्रश्नों के दौरान। और आप लोग अगर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का अभ्यास कर रहे हैं तो आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। आप लोग 70 से 75 प्रश्न आप लोग आराम से कर लेंगे। इसीलिए हम लोग लगातार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवा रहे हैं। आज चूंकि कार्यशाला था इसलिए आज नहीं हम लोगों ने कराया, फिर कल से हम लोग फिर से शुरू करेंगे और ये 17 मई तक शाम को 7 बजे आयोजित की जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है, कई अध्येताओं का प्रश्न था क्या पेन पेपर के माध्यम से होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मैंने बता दिया कि यह बहुविकल्पी जो एग्जाम है, परीक्षा बहुविकल्पी रहेगा। पूरे कंप्यूटर पे आप लोगों को देना है, पेन पेपर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 4 चीजें आप लोगों को, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुमूल्य मैं बात बता रहा हूँ, 4 चीजें आप लोगों को कैरी करना है। पहला, आपका हॉल टिकट, जो A4 साइज पेपर में आप लोगों को प्रिंट आउट निकालना है। जरूरी नहीं है कि आप लोग उसका कलर प्रति निकालें, आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट में भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार का आपके पास उपलब्धता हो उस प्रकार से आप A4 शीट पे निकालें, उसको कैरी करें। उसके साथ आपका कम से कम एक पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आपका एक वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए, एक ID कार्ड होना चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर ID हो या अन्य भारत सरकार के सरकारी कार्यालयों द्वारा जो आपको प्रमाण पत्र, आपको ID कार्ड, पहचान पत्र जारी किए जाते हैं वो हो। उसके बाद एक बाल पेन आप कैरी कीजिएगा। इसके साथ अगर आप पानी का बोतल कैरी कर रहे हैं तो उसमें जो NTA का जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि उस पर लिखा है कि आपका वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो आप ट्रांसपेरेंट, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप लोग ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल उसमें पानी कैरी कीजिएगा। इतनी ये जो 4-5 चीजें हैं यही आप लोग लेके जाइएगा। जो अगर महिलाएं जा रही हैं परीक्षा देने तो मेरा निवेदन है कि आप लोग आभूषण का कम से कम उस समय उपयोग कीजिएगा, मतलब आभूषण कम से कम पहन के जाइएगा ताकि सुरक्षा जांच के दौरान आप लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही जो भी वहां सुरक्षा जांच करने के लिए जो भी कार्मिक रहते हैं आप लोग उनका सहयोग कीजिएगा, क्योंकि वो लोग आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों के सहायता करने के लिए वहां पर रखे गए हैं। जो भी प्रोसीजर है सरकारी प्रोसीजर है, चूंकि NTA गवर्नमेंट की एजेंसी है और उसको जो निर्देश दिए जाते हैं ऊपर से उसी के अनुरूप वहां पर आप लोगों को प्रक्रिया से होकर जाना पड़ता है। इतने जो चीजें हमने बताई हैं अगर आप लोग इसका अनुसरण करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग आराम से अपने परीक्षाओं में वहां पर आप परीक्षाओं में प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद जैसा भी रहेगा एक कार्यक्रम विशेष रखा जाएगा रविवार के दिन आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए कि वास्तव में आपने इस 15 सप्ताह के पाठ्यक्रम के दौरान क्या क्या सीखा और आपकी क्या उपलब्धियां रही, और अगर कुछ उपलब्धियां रही हैं, आपने कुछ सीखा है, तो आप अब अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, एक तरह का फीडबैक कार्यक्रम रखा जाएगा सर के निर्देशन में। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा जो भी अध्येता जुड़े हैं, अगर आप लोगों की परीक्षा से संबंधित कोई और जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। उमेश सर बहुत बढ़िया, आपने सब चीजें क्लियर कर दी। मेरा यही था कि अगर 3 घंटे का समय है और कोई उसको अगर जल्दी करना है या सही करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कम समय में जल्दी पूरा करना है या पूरा 3 घंटे लेकर करना है, तो वो थोड़ा सा था। सर मैं पिछले बार का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि पिछले बार इस परीक्षा को मैंने खुद दिया था और मैं करीब 1 घंटे में पूरे प्रश्नों को, 50 प्रश्नों को बहुविकल्पी थे, मैंने पूरा कर लिया था। फिर भी 1 घंटा मुझे समय बिताना पड़ा और 2 घंटे बाद वो अक्सर छोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद आप कभी भी परीक्षा हाल से बाहर जा सकते हैं, मतलब घर वापस आ सकते हैं। साहू साहब के सवाल के लिए एक जोड़ देता हूं मैं। साहू साहब, आपको जैसे आपके 48 पाठ थे और लगभग 600 पृष्ठों की सामग्री आपके सामने थी। इतनी सामग्री पढ़ने का जो श्रम आपने किया, उस श्रम का दोहन फिर से 3 घंटे हम करते हैं। तो क्योंकि वहां केवल आपको 50 प्रश्न बहाना बनाकर 50 मिनट में नहीं भेज पाएंगे, कारण प्रश्न बनाने में भी उतना श्रम लगता है, क्लिक करने में आपको बस 1 सेकंड लगता है।
आंसर आपके दिमाग में आ गया क्लिक करने में, लेकिन उसको आंसर की तैयारी में आपको समय लगेगा, क्योंकि सारे प्रश्न जैसे एक मतलब प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से, जो जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग कर रहे हैं टेलीग्राम प्लेटफॉर्म में, तो उसकी कमी है, तो उसकी वजह से उसमें ऐसे ही प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं, जबकि आपको जैसे जोड़ने टाइप के हो या स्टेटमेंट्स के टाइप के हो, कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में आपका समय लगता है, तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि मैं जल्दी कुछ क्लिक करके निकल के ना जाऊं, पढूं पेपर, क्योंकि पेपर काफी लंबा चौड़ा होगा, पढ़ने का मन करेगा आपको, पढ़ेंगे फिर से याद करेंगे कितना मैंने सही किया है। तो आपके पास समय रहेगा, इसलिए जरूर ये देख लीजिए जो जवाब आपने दिया है तार्किक रूप से वो जवाब सही है या नहीं है। जैसे उमेश जी ने आपको आश्वासन दिलाया कि आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने के साथ साथ जरूर आप ये भी चाहेंगे कि ज्यादा अंक आपको मिले। जो आपने आंतरिक मूल्यांकन के दौरान 30% अंक जो कमाए हैं, तो बाकी 70% के लिए वो जो 3 घंटे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप यदि अत्यंत महत्वपूर्ण कोई कार्य है तभी जल्दी में जाइए, नहीं तो आराम से 3 घंटे जरूर आपको शायद एसी में ही बिठाएंगे वहां पे। ठीक है, तो आधुनिक, जैसे बीरपाल सिंह साहब ने जैसे कहा, आधुनिक समय में कई सारी सुविधाएं आ गई, आपको एसी कमरे में ही बिठाएंगे। आपसे जो भी परीक्षा शुल्क लिया है, हमने तो कहा सब कुछ निःशुल्क है, लेकिन एनटीए परीक्षा शुल्क ले रहा है, तो उसके एवज में आपको 3 घंटे एसी कमरे में बिठा देंगे, तो आराम से आप करके तब निकल सकते हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय। अगर किसी अध्येता का कोई और प्रश्न है तो आप लोग रखें, चूंकि 2 घंटा हो गया है इस कार्यक्रम को चलते, फिर हम लोग समापन की तरफ बढ़ेंगे। जिनको 18 तारीख को परीक्षा देना है, जो भी अध्येता जुड़े हैं, अगर अभी भी आप लोगों की कोई समस्या है, कोई मतलब इस तरह का कोई क्वेरी है, तो आप लोग संक्षेप में रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो हमने बताई हैं बातें, उसके माध्यम से आप लोगों की पूरी शंकाएं दूर हो गई होंगी। फिर भी हमने जो बात बताई है उसको संक्षिप्त रूप में हमने जितने भी सोशल मीडिया हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी हमने आज दोपहर में साझा कर दिया था। अधिकांश लोगों की समस्याएं आ रही थी, सर के निर्देशन में हमने उसको साझा कर दिया था, ताकि आप लोग परेशान ना हो, आप लोग एकाग्रचित होकर आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था आज कि स्वयं पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने शाम को 6:30 बजे चेक किया था, स्वयं पोर्टल अपने वैसे ही चल रहा है। आप लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड सही तरीके से डालें। कभी कभी सर्वर का इशू आता है, क्योंकि हम लोग तकनीकी रूप से, आज हम लोग ये राष्ट्रीय संगोष्ठी, हम लोग तो नाम राष्ट्रीय दिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका से भी लोग जुड़े हैं, तो इसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेता जा रहा है। तो यह सब जोड़ने का काम, यह जो इंटरनेट है या तकनीकी जो आविष्कार है, उसी के माध्यम से हो रहा है। तो कभी कभी तकनीकी या नेटवर्क की समस्याएं आती हैं, तो उससे हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। उमेश जी, हेमा जी ने अभी बताया कि वो पिछली बार के टॉपर्स में से रही है, तो उनको 2.5 घंटा समय लग गया था पिछली बार परीक्षा देने में, और इतना उन्होंने मतलब पिछली बार भी इतना मेहनत किया, सबको फिर सिखाया, आप सब मतलब जुड़े हुए थे, आपने ही उसको शुरू किया। आपसे श्री गणेश हुआ, लगातार ये प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो उसमें उनका अनुभव जो है कि उनको 2.5 घंटा समय यदि लग गया, निश्चित रूप से जिनको टॉपर बनना है उनको थोड़ा समय देना पड़ेगा बस। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अंशुल सर से निवेदन करूंगा कि सर आगे का जो भी है आप देखें सर। जी धन्यवाद उमेश जी, आपने बड़े ही कम समय में लोगों की न केवल क्वेरी को हैंडल किया, बल्कि बता दिया कि क्या रोड मैप आपका होना चाहिए परीक्षा को लेकर के। सर ने भी उसमें एड ऑन किया कि अपना पूरा समय लें और कैसे आप टॉपर्स की श्रेणी में आ सकते हैं, और कोई असुविधा नहीं है, आपको अच्छी जगह मिलेगी, ऑनलाइन पेपर देना है, वातावरण भी ठंडा रहेगा, तो शांत चित्त दत्त चित्त होकर के आपको अपना पेपर हल करना है। फिर भी यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं
जिनको कुछ क्वेरी रह गई हो तो जो ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप अपनी क्वेरी डालें, या आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, उमेश जी का है, सर का है, तो आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। कोई आपको मतलब ऊहापोह की स्थिति नहीं रहेगी क्या करना क्या नहीं करना, वेल प्लान होकर के आप पेपर देंगे तो अच्छे अंकों के साथ आपको जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर माफी चाहूंगा, एक प्रश्न है, मैं संक्षिप्त टिप्पणी रखना चाहूंगा। अर्चना मैम का प्रश्न है, पहचान पत्र आधार कार्ड का जिराक्स कॉपी चलेगा? तो इस बारे में मैं आप लोगों को सूचित कर दूं कि आप लोग अपने मूल प्रति को लेके जाइएगा, जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है उसी को ले जाइएगा। आधार कार्ड या किसी चीज का डुप्लीकेट बनवाना वो एक अपराध होता है। चूंकि मैं सुरक्षा विभाग में भी करीब 12 वर्षों तक काम किया हूं, और मैं जब एयरपोर्ट की सुरक्षा में रहता था तो उस समय लोग जिराक्स कॉपी या उसका डुप्लीकेट लेके आते थे, जो एज पर रूल वो उचित नहीं होता था। और हम लोगों को यही निर्देश रहता था कि जब तक किसी भी यात्री के पास उसका मूल प्रति, उसके पहचान पत्र का मूल प्रति नहीं है, तब तक उसको एयरपोर्ट के अंदर परमिट नहीं करना है डिपार्चर गेट से। तो आपसे निवेदन है, जितने भी अध्येता हैं, आप लोग अपने पहचान पत्र का मूल प्रति लेके जाएं। अगर पैन कार्ड ले जा रहे हैं तो अपना मूल पैन कार्ड ले जाएं, आधार कार्ड मूल रूप से ले जाएं। धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद उमेश जी। आप न केवल लोगों के द्वारा अनम्यूट करके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, बल्कि चैट बॉक्स में भी आपकी बड़ी बड़ी पैनी नज़र रहती है कि किसी ने कोई अगर जिज्ञासा रखी है तो उसका समाधान किया जाए। कार्यक्रम के हम लोग बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर हैं और हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को अध्यक्ष जी की अनुमति से यहीं पे विराम प्रदान किया जाए। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर वीरपाल यादव सर जुड़े हुए हैं, अन्य हमारे वेंकटेश्वर राव, अन्य जो भी हमारे साथी सुधीजन भारत से या भारत के बाहर किसी देश में बैठ करके इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सभी सुधीजनों को मैं सादर प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद निवेदित करता हूं। और मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से निवेदन करूंगा कि यदि उनकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को यहीं पे विराम किया जाए। विराम है, फिर आगे तो हम लोग जुड़े चलता रहेगा। जी सर। हाँ जरूर अंशुल जी, मगर बीरपाल सिंह साहब को उनकी तारीफ या उनके प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए जो मैसेजेस आए हैं, बहुत लंबे संदेश भी है, थोड़ा उनकी ओर भी एक बार हम लोग ध्यान दें, फिर तभी समापन हम कर लें। अच्छा है तो जी राजीव प्रसाद सर का जी सर आप कुछ कह रहे थे? जी सर। हाँ मैं वही कह रहा था कि जो राजीव जी ने वहाँ पे प्रतिक्रिया दी है और मित्रों ने भी प्रतिक्रिया दी है, बीरपाल सिंह साहब के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की है, तो उसमें कुछ साहब के कान तक आप पहुंचा दें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। आदरणीय राजीव प्रसाद जी लिख रहे हैं सर के विषय में, आदरणीय वीरपाल सर को प्रश्नोत्तरी के दौरान सुन सका, निजी कारणों से आज मैं सर के वक्तव्य के बाद जुड़ा। मेरे लिए वीरपाल सर को सुनना सदैव सुखद अनुभव होता है। आपका बहुत बहुत आभार सर। हाँ, वक्तव्य न सुन पाने का क्षोभ रहा, लेकिन अध्यक्षीय वक्तव्य में जयशंकर बाबू सर जी द्वारा आज के सारस्वत वक्ता के वक्तव्य का जो निचोड़ प्रस्तुत किया गया, उसके लिए दिल से आभार। यह पूरा संयोजन अप्रतिम है, हम बहुत कुछ सीख और जान पा रहे हैं, यह हम सबकी सामूहिक उपलब्धि है। ये राजीव जी की टिप्पणी है जो मैंने यहाँ पे रखी। राजीव सर को मेरा नमस्कार प्रणाम। पता नहीं जुड़े हैं या अभी नहीं है। इसके बाद हाँ सर को नमस्कार। नमस्कार नमस्ते सर। नमस्ते राजीव जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ धन्यवाद, आभार सर। नासिक से BH गरिलहोर सर जुड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं धन्यवाद। अत्यंत ज्ञानवर्धक संगोष्ठी, डॉक्टर वंशीलाल गौड़ी लिहार नासिक से आप जुड़े हुए थे। और हेमा जोशी जी का है, आप सभी आदरणीय विद्वजनों को हार्दिक धन्यवाद और आभार। इसके अलावा अन्य पिछले कुछ चैट भी पड़े हुए हैं। रतिराम जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक उद्बोधन आदरणीय जी। इसके अलावा अन्य लोगों की भी टिप्पणी है, उसको भी मैं थोड़ा सा पीछे जा करके देखना चाहूँगा। रवि जी लिख रहे हैं, जी सर। जी अच्छा, उन्होंने सत्र के बीच में जो चर्चा चल रही थी उसके विषय में लिखा हुआ। डॉक्टर रितु शर्मा जी ने लिखा है, आपने तो अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति भी शेयर की थी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और विस्तृत विश्लेषण पूर्ण वक्तव्य देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
ये वो कहते हैं ना कि उद्गार जिसे कहते हैं, कई बार लगता है कि सत्र समापन होगा, मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अपनी बात तत्काल रूप से चैट बॉक्स में लिख दी जाती है। तो ये सर के विषय में कुछ टिप्पणी थी जो ये बता रही हैं कि सर का उद्बोधन कितना प्रासंगिक और लोगों को कितना उनके दिल को स्पर्श करने वाला था। तो मैं पुनः जो है हमारे सभी प्रतिभागियों की ओर से, सभी सुधीजनों की ओर से सर का एक बार बहुत-बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और अपेक्षा है कि हमारी और उमेश जी की कि हम लोग आप लोगों को जब भी सुनने का अवसर मिलता है, तो आपसे पुनः एक बार निवेदन किया जाएगा। हम लोग पुनः सुनेंगे सर, एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है सर। हाँ सर। आपको भी सर बहुत दिनों बाद देखा। धन्यवाद सर। जी सर सभी को जी सर। मैं राजीव सर से निवेदन करूंगा, चूंकि राजीव सर ने क्षोभ प्रकट किया। आप सहायक आचार्य हैं राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और अरुणाचल प्रदेश में, और आपको क्षोभ प्रकट करने की जरूरत नहीं है सर। कल सुबह तक यह पूरा वीडियो सर का जो वक्तव्य है हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप अपने खुद के समय में इसका आनंद उठा सकते हैं सर। सर का जो वक्तव्य है उसको हम कभी भी कितनी बार भी सुन सकते हैं। बिल्कुल 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 उमेश जी, धन्यवाद। उमेश जी सर आपके ऐसे लेफ्टिनेंट हैं कि वो पीछे पड़े रहे। मैं अपनी व्यस्तताओं में टालता रहा कि बच जाऊं, लेकिन वो हर सैटरडे संडे को कि सर अब वेडनेसडे आने वाला है, तो मैं विशेष आभारी इनका हूं कि बड़े लगनशील व्यक्ति हैं। मुझ जैसे मैं अक्सर बचता रहता हूँ लेकिन पकड़ ही लिया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, नमस्कार। थैंक यू, मुझे इजाजत दीजिए सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, हम लोग डॉक्टर रितु शर्मा जी से कुछ बोलना चाह रहे थे। शायद उन्होंने क्विट किया है। हाँ हाँ, या नेटवर्क पता नहीं है। जरूर उनसे अलग से बात करेंगे। हाँ, बस उनको भी इस मंच पे कहने के लिए मैं कहना चाह रहा था। जी जी बिल्कुल, जरूर उनसे बाद में है बात करेंगे। हाँ हाँ, बात करेंगे हम लोग बाद में। जी, मेरे निगाह में है कि एक वक्तव्य उनका रखवाना है नीदरलैंड से सर। जी जी जी, जरूर। और अंशुल जी, आपकी यात्रा के लिए हम अभी से कह देते हैं कि मई तो खत्म हो ही रहा है और जून में आप जा रहे हैं और नेपाल, तो आपके उस सम्मेलन की सारी यादें हमें लाके फिर बांटिए। जरूर वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। आपका विशेष आभार। वहाँ कुछ वक्ताओं को आप जरूर ढूंढिए जो अच्छे मिलते हैं आपको, और उनको हम लोग जोड़ के चलेंगे। और क्योंकि जैसे अभी बिरपाल साहब ने हमें कहा परंपरा को लेकर और पहचान को लेकर और भविष्य को लेकर, निश्चित रूप से संस्कृत और प्रौद्योगिकी के जो भी आयाम है, वो आयाम निश्चित रूप से सबको प्रेरणा देते हैं। ठीक है, जरूर।